नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। ये सवाल एक एलसीएस वाले सवाल की वेरिएशन है। अभी हम देखने वाले हैं कैसे एक सबस्ट्रिंग क्या होती है। इससे पहले हमने क्या किया था, एलसीएस वाला जब सवाल किया था उसमें हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना था, सब सीक्वेंस। और यहां पर मुझे सबस्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि सब सीक्वेंस मेरा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता था सेम स्ट्रिंग के अंदर से, जिसमें जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर्स कॉन्टिन्यूअस हो, बल्कि सबस्ट्रिंग क्या होती है, सबस्ट्रिंग एक कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है विद इन अ स्ट्रिंग। यानी मैंने अगर एक स्ट्रिंग ली ABCDE, तो इसके अंदर अगर मैं ये कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स ABC उठा लेती हूँ तो ये मेरी एक सबस्ट्रिंग है। अगर मैं ये DE उठा लेती हूँ तो ये मेरी एक सबस्ट्रिंग है। अगर मैं CD उठा लेती हूँ तो ये मेरी एक सबस्ट्रिंग है। इनफैक्ट ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिलाकर भी मेरी एक सबस्ट्रिंग बनती है। तो सबस्ट्रिंग होती है इसके स्ट्रिंग के अंदर से मैं कुछ कैरेक्टर्स निकाल लूं, बट वो कैरेक्टर्स कॉन्टिग्युअस हो। कॉन्टिग्युअस यानी कॉन्टिन्यूअस, एक लाइन में एक के बाद एक आते हो। जैसे ABC, यहां पर अगर मैं सिर्फ AC ले लूं तो इसमें बीच का B तो मिसिंग है, तो ये एक सबस्ट्रिंग नहीं है, जबकि ये एक सब सीक्वेंस है। ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है, पर ये सबस्ट्रिंग नहीं है। सबस्ट्रिंग के लिए सारे के सारे कैरेक्टर्स को कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। अब मुझे इस सवाल में फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग दो स्ट्रिंग्स के अंदर। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मुझे स्ट्रिंग 1 दी है ABCDE और स्ट्रिंग 2 में मेरे पास है ABGCE। इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग है, सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कॉमन सबस्ट्रिंग्स हैं कौन कौन सी। एक तो सिर्फ A और सिर्फ A एक कॉमन सबस्ट्रिंग आ गया। अगर मैं AB ले लूं यहां से तो AB यहां पर भी है, ये भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग आ गया। इसके अलावा अगर यहां से मैं सिर्फ C ले लूं तो ये सिर्फ C भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। और यहां से अगर मैं E ले लूं तो E भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। अब इसके अलावा अगर सिर्फ B लिया जाता, ये वाला भी एंड ये वाला भी, ये दोनों के अंदर सबस्ट्रिंग है तो मतलब ये भी कॉमन है। तो इस हिसाब से 5 कॉमन सबस्ट्रिंग्स मेरे पास आ गए हैं। और इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी है, लॉन्गेस्ट ये वाली। और मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ को प्रिंट करना है। इसकी लेंथ होने वाली है मेरे पास 2 के बराबर, तो मेरा आंसर हो जाएगा इक्वल टू 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मेरी स्ट्रिंग 1 है ABCDGH, मेरी स्ट्रिंग 2 है ACDGHR। इन दोनों के बीच में कॉमन सबस्ट्रिंग्स कौन कौन सी है। एक तो ये A है, सिर्फ A को अगर मैं ले लूं तो ये एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। अब अगर यहां सिर्फ C को ले लूं तो सिर्फ C यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, ये एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं CD को ले लूं तो CD यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। अगर सिर्फ D को ले लूं तो ये भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। अगर सिर्फ G को ले लूं ये भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। अगर सिर्फ H को ले लूं तो ये भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। बाकी यहां से अगर मैंने CDG ले लिया, यहां से भी CDG ले लिया तो CDG भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है। और अगर यहां से मैंने CDGH ले लिया तो CDGH यहां भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी एक कॉमन सबस्ट्रिंग है मेरे पास। इसके अलावा और कोई कॉमन सबस्ट्रिंग तो नहीं दिख रही, बल्कि इतनी सबस्ट्रिंग्स में से अब लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट है ये वाली। और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 4 के इक्वल, दैट इज वाई माई आंसर इज इक्वल टू 4। तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग वाले सवाल में मुझे 2 स्ट्रिंग्स दी होंगी कुछ इस तरीके से, और इन दोनों में मुझे लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की। ये LCS जब भी मैं यूज करूंगी वो सब सीक्वेंस के लिए यूज करूंगी, इसको हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग वाला सवाल ही कहेंगे। और ये एक LCS वाले सवाल की वेरिएशन है। सबसे पहले देखते हैं कि ये सवाल LCS वाले सवाल से सिमिलर क्यों है, कैसे ये LCS वाले सवाल की वेरिएशन है। LCS वाले सवाल में क्या होता था, मुझे 2 स्ट्रिंग्स दी होती थी। ये स्ट्रिंग्स मेरा इनपुट होती थी। आउटपुट में मुझे क्या देना होता था, आउटपुट में मुझे देना होता था लेंथ ऑफ माई LCS, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होती थी। इस वाले सवाल में क्या है, ये मेरा जो सबस्ट्रिंग वाला सवाल है, इसके अंदर भी जो मुझे इनपुट दिया हुआ है, इनपुट में मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं एंड आउटपुट मुझे क्या करना है, आउटपुट मुझे कोई लेंथ ही करनी है जो एक इंटीजर वैल्यू है खुद में। तो ये अपने आप में 2 बहुत ही कॉमन पॉइंट्स बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और कॉमन पॉइंट ये भी है कि यहाँ भी मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन समथिंग निकालना है और यहाँ पर भी मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन समथिंग निकालना होता था। बस क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब सीक्वेंस के अंदर हम कॉन्टिन्यूअस लें ये जरूरी नहीं है, बट सबस्ट्रिंग के अंदर कॉन्टिन्यूअस लेना जरूरी होता है। बस ये छोटा सा जो वेरिएशन आया है सब सीक्वेंस और सबस्ट्रिंग के बीच का, उसी हिसाब से मेरा लॉजिक चेंज होने वाला है कोड में। बाकी ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर दिखता है। अब एक बार बात करते हैं कि लॉजिकली सबस्ट्रिंग को हम निकालते कैसे हैं। अगर मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हो, मान लेते हैं मेरे पास है A
बी सी डी ई एंड दूसरा मेरे पास है ए बी जी सी ई। अगर मेरे पास ए और ए कॉमन हो गया और मेरे पास सिर्फ इतनी स्ट्रिंग है, तो क्या मैं कह सकती हूँ सिर्फ इतनी स्ट्रिंग के लिए लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल, क्योंकि कॉमन क्या है, ए और ए कॉमन ही हो गए हैं। अब अगर मेरे पास ए और बी दोनों में इतना इतना कंसिडर करूं तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ अब मेरे पास 2 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बी और बी सेम है। अगर दोनों लेटर्स सेम है तो उस केस में क्या होगा, दोनों कॉमन ही आ रहे हैं, तो यहां तक की कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ मेरे पास 2 के बराबर होगी। अब बात करते हैं सी और जी की। सी और जी ये दोनों कैरेक्टर्स सेम नहीं है, तो यहां क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग यहां पर आकर 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि सबस्ट्रिंग कॉन्टिन्यूअस होती है, और वो जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना कि एक चीज बढ़ते जा रही है, हाँ सेम आ गया, दोबारा सेम आ गया, पर जहां पर भी डिफरेंट आ गया मतलब वहां पर कॉमन सबस्ट्रिंग अब खत्म हो गई। अब जो इसके आगे से नई सबस्ट्रिंग शुरू होगी उसकी लेंथ 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि सब सीक्वेंस में क्या होता था, आप इतना पार्ट और इतना पार्ट ले सकते हैं, बीच वाला आप ना लें तो चल जाएगा, दोनों को आप मिलाकर कॉमन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पर सबस्ट्रिंग के अंदर या तो आप सिर्फ इतना ले सकते हैं या फिर आप सिर्फ इतना ले सकते हैं, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। इसीलिए जैसे ही डिफरेंट पॉइंट आ जाता है, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वहां से हमारा काउंटर रीसेट कर जाता है कि हाँ सबस्ट्रिंग तो कॉन्टिन्यूस होती है, यहां पर कॉन्टिन्यूटी अगर ब्रेक की तो यहां पे मैं दोबारा काउंटर को 0 से शुरू कर दूंगी, और अब जो अगली सबस्ट्रिंग को मैं कंसिडर करूंगी वो आगे 1 से शुरू होने वाली है। जैसे अब अगर मैं यहां तक की स्ट्रिंग लूं तो ये दोनों भी डिफरेंट है, तो यहां तक की भी जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग है वो 0 के बराबर आएगी। अब यहां पर E एंड E कॉमन हो गया है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग है जिसमें E और E बराबर हैं, यानी अब मेरी सबस्ट्रिंग यहां पर है 1 के इक्वल। अब इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन आया ये 2 वाली, यानी AB वाली जो सबस्ट्रिंग है ये मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग है दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। अब इसको और थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। मान लेते हैं मैंने यही स्ट्रिंग्स ली ABCDE और नीचे मैंने ली दूसरी स्ट्रिंग अपनी ABGCE को, और इस बार मैं क्या करूंगी, सब सीक्वेंस की तरह जैसे हमने लास्ट से शुरू किया था रिकर्जन के टाइम पर जब हम लॉजिक समझ रहे थे, वैसे ही लास्ट से शुरू करके देखते हैं। लास्ट से मैंने शुरू किया तो E एंड E मेरे पास कॉमन आ गए, मतलब यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग 1 के इक्वल है। उसके बाद मैंने कंसिडर किया C एंड G को, यहाँ पर कॉमन नहीं है तो अब काउंटर दोबारा रीसेट हो जाएगा टू 0, क्योंकि सबस्ट्रिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर गई तो मतलब काउंटर रीसेट कर गया। अब अगर C एंड G को मैं कंपेयर करूं तो दोनों कॉमन नहीं है, तो यहाँ सबस्ट्रिंग 0 हो जाएगी। B एंड B को कंपेयर करूं तो यहाँ कॉमन है, इसीलिए सबस्ट्रिंग की लेंथ 1 हो जाएगी। अब A और A को कंपेयर करूं, दोनों सेम है, तो इसमें मैं +1 ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग 2 के इक्वल हो जाएगी, और मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसमें मैं प्रिंट करवाऊंगी 2 को। तो मेरा लॉजिक क्या रहता है, मेरा लॉजिक ये रहता है कि अगर मेरे कैरेक्टर्स सेम है उस केस में तो क्या होगा, जो भी मेरी पुरानी लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग थी, या मैं इसको लेंथ कह देती हूं, लेंथ मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ, उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1। ये पुरानी लेंथ कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग 1 का साइज अगर n है और स्ट्रिंग 2 का साइज अगर m है, और nth कैरेक्टर और mth कैरेक्टर दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं चेक करूंगी कि स्ट्रिंग जब n-1 ही लेंथ की थी और स्ट्रिंग जब m-1 ही लेंथ की थी, तो उस केस में जो भी आंसर था उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 को। 1 क्यों ऐड हुआ, 1 मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स तो सेम है ही, तो इनका मैंने 1 ऐड कर दिया कि हाँ लेंथ में ये दोनों तो इंक्लूड ही होंगे, साथ के साथ इनको छोड़ने के बाद इनसे पहले जो जो स्ट्रिंग आती है उसमें कितने इक्वल हैं उसको मुझे ऐड करना है। यानी अगर मैं इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग 1 को इमेजिन करूं, इसमें मैंने लास्ट कैरेक्टर ये ले लिया, और अगर मैं अपनी स्ट्रिंग 2 को इस तरीके से इमेजिन करूं, इसमें लास्ट कैरेक्टर मैंने ये ले लिया, ये दोनों तो सेम है ही, तो इनका तो मैंने +1 ऐड कर दिया। अब मुझे निकालना है बाकी की जो स्ट्रिंग्स बच गई, ये n- साइज की, ये m- साइज की, इनके अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या है, वो मेरी लेंथ बन जाएगी। उसमें मैं ऐड कर दूंगी +1, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है ही। तो इस तरीके से जब कैरेक्टर सेम होते हैं तो मैं पुरानी बची हुई की लेंथ निकाल लो और उसमें ऐड कर दो 1 को। अब सेकंड केस आता है जिसमें कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। जब मेरे कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा काउंटर रीसेट होता है सबस्ट्रिंग में, क्योंकि सबस्ट्रिंग क्या होती है, सबस्ट्रिंग कॉन्टिन्यूअस होती है, और जब वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करती है तो मतलब वहां पर सबस्ट्रिंग खत्म हो गई, अब जो नई शुरू होगी उसकी लेंथ 0 से ही स्टार्ट होने वाली है। तो जिस केस में कैरेक्टर्स डिफरेंट हो जाए वहां पर सबस्ट्रिंग रीसेट कर जाएगी टू 0। तो यहां से अब क्या करते हैं, अपनी बड़ी प्रॉब्लम एस्टैब्लिश करते हैं। मेरी बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मेरी स्ट्रिंग 1 है जिसकी लेंथ n है और मेरी स्ट्रिंग 2 है जिसकी लेंथ m है, तो इसके लिए मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग को निकालना है।
या उसकी लेंथ को निकालना है। ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका छोटा वर्जन क्या होगा? इसका छोटा वर्जन ये होगा, अगर किसी भी तरीके से मैं छोटी लेंथ के लिए निकाल लूं पहले, मतलब मैं n-1 या n-2 या n-3 n-4 ऐसी लेंथ्स के लिए निकाल लूं, एंड जिसमें मेरी स्ट्रिंग m-1 m-2 m-3 इस तरीके से छोटी हो, तो इसके लिए अगर मैं अपनी सबस्ट्रिंग की लेंथ निकालती हूं तो ये मेरे लिए एक छोटी प्रॉब्लम बनकर आएगी। और डीपी क्या कहता है? डीपी कहता है पहले आप छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो एंड उसके बाद हमें बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मुझे पता चला यहां से कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। कौन से दो वेरिएबल है? वही सेम वेरिएबल्स हैं जो सब सीक्वेंस वाले सवाल में थे। एक मेरी स्ट्रिंग 1 की लेंथ है, एक मेरी स्ट्रिंग 2 की लेंथ है। तो यहां से मुझे पता चला कि मुझे टैब्यूलेशन के लिए सबसे पहले तो एक 2D एरे बनाना पड़ेगा। ये होगा मेरा टेबल जिसको मैं टैब्यूलेशन के लिए क्रिएट करूंगी। दूसरा, इस टेबल को मैं अपना मीनिंग असाइन करूंगी एंड इसको इनिशियलाइज करूंगी। इनिशियलाइज करने के बाद थर्ड स्टेप होगा कि स्मॉल प्रॉब्लम से लार्ज प्रॉब्लम की तरफ इसको मुझे फिल करना है। फिल कैसे करना है? बॉटम अप मैनर में। यही सेम 3 स्टेप्स मैं परफॉर्म करती हूँ हर बार टैब्यूलेशन के अंदर, और इन्हीं तीनों को हमें परफॉर्म करना है। सवाल में मैंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि ये सवाल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है एलसीएस वाले सवाल से। यहाँ पर इनपुट भी सिमिलर टाइप का है, आउटपुट भी सिमिलर टाइप का है। लॉन्गेस्ट कॉमन समथिंग फाइंड आउट करना है। लॉन्गेस्ट कॉमन का क्या लॉजिक रहता है उसको हमने एक बार बात की है कि ये लॉजिक रहता है। सबस्ट्रिंग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब 2 वेरिएबल हैं तो ये भी एस्टैब्लिश कर लिया कि टैब्यूलेशन में जो टेबल यूज होगी वो 2D एरे वाली टेबल यूज होगी। एंड इन फैक्ट जो हमारा एलसीएस वाला सवाल था उसमें भी हम 2D एरे वाली टेबल यूज करते थे और उसमें भी यही दोनों वैल्यूज वेरिएबल थी। तो ये वेरिएशन है कंप्लीटली एक एलसीएस वाले सवाल का। अब क्या करेंगे? अपने इस प्रॉब्लम, इस एक सैंपल इनपुट के हिसाब से हम अपनी 2D टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरे पास एक टेबल क्रिएट होगी। यहाँ पर जो रोज होंगी वो होंगी n+1 के इक्वल एंड कॉलम्स जो होंगे वो होंगे m+1 के इक्वल। अभी हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रखा है कि +1 हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम 0 से लेकर n तक एंड 0 से लेकर m तक कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ मैं इनको इंडेक्स दे देती हूँ। इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 2 3 4 5, इसका भी 0 1 2 3 4 5। ये वाली जो वैल्यू है ये वाला पार्ट हम एक्सक्लूड करने वाले हैं क्योंकि 0 से लेकर 5 तक ही होगा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो था 2D एरे के लिए टेबल बनाना वो मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मीनिंग असाइन करते हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाले सवाल में i, j का मीनिंग क्या होता था? उसमें i, j का ये मीनिंग होता था कि अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ i के इक्वल है और स्ट्रिंग 2 की लेंथ j के इक्वल है तो उन दोनों का जो LCS होगा उसकी लेंथ क्या होगी वो स्टोर होगा मेरे i, j पर। और इस वाले सवाल में मीनिंग क्या होने वाला है? इस वाले सवाल में ये मीनिंग होने वाला है कि अगर मेरे पास i, j है, इसको मैं हटा देती हूं। मीनिंग ये होगा कि अगर मेरे पास i, j वाला सेल है तो उसके अंदर अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ i है एंड स्ट्रिंग 2 की लेंथ j है तो उस केस में दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की क्या लेंथ है उसको हम स्टोर कर रहे होंगे। तो ये चीज भी बिल्कुल सेम सी है। टैब्यूलेशन के अंदर उसमें भी पहले स्ट्रिंग 1 की लेंथ i, j होती थी, इसमें भी स्ट्रिंग 1 की लेंथ i, j है। पहले बस LCS की लेंथ स्टोर कराते थे, अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की हम लेंथ स्टोर कराने वाले हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, इस सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस सेल का मतलब है यहाँ पर i की वैल्यू है 1 के इक्वल, j की वैल्यू है 2 के इक्वल। तो स्ट्रिंग 1 कितनी है? स्ट्रिंग 1 में सिर्फ a है। और स्ट्रिंग 2 कितनी है? स्ट्रिंग 2 की लेंथ 2 है, तो इसमें A एंड B दोनों है। दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग क्या है? वो है A के इक्वल। तो यहां पर इस सेल पर मैं स्टोर करवाने वाली हूं 1 को। कुछ इस तरीके से हम अपने सेल के अंदर वैल्यूज को स्टोर कराने वाले हैं। तो मीनिंग मैंने देख लिया। अब इसका इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए मैं सबसे छोटी प्रॉब्लम कंसिडर करती हूँ। जो बेस केस होगा रिकर्जन का, बेस केस में हम क्या देखते हैं यूजुअली रिकर्जन में कि सबसे छोटी प्रॉब्लम देखी जाए। इस सवाल में सबसे छोटी प्रॉब्लम ये होगी जब मेरी एक स्ट्रिंग कंप्लीटली खाली ही हो। मान लेते हैं स्ट्रिंग 1 कंप्लीटली खाली है और स्ट्रिंग 2 के अंदर कोई भी वैलिड वैल्यू A, B, C, D इस तरीके से स्टोर्ड है। या फिर दूसरा केस ये जिसमें स्ट्रिंग 2 कंप्लीटली खाली है और स्ट्रिंग 1 के अंदर कोई भी वैलिड वैल्यू A, B, C, D इस तरीके से स्टोर्ड है। अगर मेरी स्ट्रिंग 1 कंप्लीटली खाली है तो इसके कितने सबस्ट्रिंग हो सकते हैं? इसका सिर्फ एक ही सबस्ट्रिंग हो सकता है विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग 2 के कितने भी सबस्ट्रिंग हो, दोनों के बीच में लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? लॉन्गेस्ट कॉमन तो ये खाली स्ट्रिंग ही होगी और खाली स्ट्रिंग की लेंथ होती है 0 के इक्वल। तो जब भी सबस्ट्रिंग 1 खाली है मतलब i की वैल्यू जब भी 0 है तो उस केस में लेंथ हो जाएगी 0 के इक्वल। तो i की वैल्यू 0 कब है? i की वैल्यू 0 इस वाली
रो के अंदर है, तो यहां मैं इनिशियलाइज कर दूंगी अपनी वैल्यू 0 के साथ, दिस विल बी 0। दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसमें स्ट्रिंग 2 की लेंथ कंप्लीटली खाली है, मतलब स्ट्रिंग 2 कंप्लीटली खाली है एंड स्ट्रिंग 1 के अंदर कोई भी मैंने वैलिड इनपुट स्टोर कर रखा है। अब मेरी स्ट्रिंग 2 अगर कंप्लीटली खाली है तो इसकी एक ही सब स्ट्रिंग बन सकती है जो कि एक खाली स्ट्रिंग होगी जिसकी लेंथ 0 होगी। अब इसको और इसका कॉमन निकालें तो इसकी लेंथ भी 0 होने वाली है, और ये क्या है, ये है j इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो जहां पर भी j इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये वाला कॉलम, उसमें हम स्टोर करवा देंगे आंसर को एज 0, क्योंकि यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ होगी 0 के बराबर। तो इस तरीके से मेरा इनिशियलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। एंड अगर आप इसको कंपेयर करो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाले इनिशियलाइजेशन से, तो अभी तक जितना भी काम हमने किया है वो सारा सेम है। टैबुलेशन में 2D एरे भी सेम बनाया है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी हमने सेम किया है। अब बात करते हैं कि बॉटम अप मैनर में इसको हम फिल कैसे करेंगे, मतलब छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ। छोटी प्रॉब्लम तब होती है जब मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ कम होती है। तो मेरा जो छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ फिलिंग का प्रोसेस रहेगा डीपी एरे को, वो कुछ इस तरीके का रहेगा। हमेशा मैं क्या कर रही हूँ, छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रही हूँ, और मैक्सिमम केसेस में डीपी एरे इसी फैशन में फिल अप होता है। तो इसको मैं समराइज कर देती हूँ। अभी तक क्या किया हमने, एक डीपी एरे को क्रिएट किया जिसका साइज मैंने n+1 और m+1 के बराबर लिया है। उसको मैंने क्रिएट कर लिया एक 2D एरे की फॉर्म में, एंड फिर उसको हमने मीनिंग असाइन कर लिया था कि i, j का मतलब है अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ i है, स्ट्रिंग 2 की लेंथ j है, तो दोनों की लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो उस हिसाब से मैंने इनिशियलाइजेशन भी कर लिया। अब बात करते हैं इसको फिल करने के। फिल करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, LCS का कोड देखेंगे। उस कोड का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, उस कोड में हम छोटे से चेंजेस करके उसको लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग के कोड में कन्वर्ट कर देंगे। LCS के कोड के लिए हमें पता है कि हम ये कोड लिखते थे, इनिशियलाइजेशन के बाद वाला ये कोड है, जिसके अंदर मैं ये करती थी कि मैं i से लेकर n+1 तक जा रही हूँ, j इज इक्वल टू 1 से लेकर m+1 तक जा रही हूँ, और मैं ये चेक करती थी अगर दोनों कैरेक्टर सेम हैं, लास्ट कैरेक्टर दोनों का सेम है, तो क्या करो, दोनों स्ट्रिंग्स को एक एक कम करके फिर उसकी लेंथ में ऐड कर दो +1। और अगर दोनों सेम नहीं है तो एक तरफ, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। LCS के अंदर ये होता था कि अगर कैरेक्टर सेम है तो क्या करो, अभी अगर लेंथ n, m है तो बाद में लेंथ n-1 m-1 हो जाएगी और इसमें ऐड कर दो +1। क्यों? क्योंकि ये सेम कैरेक्टर के लिए भी +1 मैंने ऐड किया है। तो दोनों स्ट्रिंग्स को छोटा करके जितनी LCS आएगी उसमें +1 हम ऐड करते थे। और डिफरेंट वाला केस क्या होता था, डिफरेंट वाले केस में मेरे पास अलग से 2 चॉइसेस आती थी कि एक तो मैं n-1 और m निकाल लूं, एक मैं n और m-1 निकाल लूं। मतलब एक बार ये देख लो कि एक स्ट्रिंग को छोटा करके अब LCS क्या आ रहा है, और एक में देख लो दूसरी स्ट्रिंग को छोटा करके LCS अब क्या आ रहा है, और दोनों का मुझे निकालना था मैक्सिमम। पर मेरा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग वाला सवाल है उसके अंदर अभी मैंने क्या डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किया था कि अगर मेरे कैरेक्टर सेम हो जाते हैं, अगर मेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग का साइज n और m था तो सेम हो जाते हैं कैरेक्टर्स, तब तो आप n-1 और m-1 कर दो। क्योंकि अगर a b c आ गया और d b c आ गया तो उस केस में क्या हुआ, ये c और c तो कॉमन हो गया, तो इसको तो हम +1 कर लेंगे। अब बाकी की बची हुई स्ट्रिंग्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये रह गई n-1, ये रह गई m-1, इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें हम ऐड करने वाले हैं अपने +1 को। ये तो मेरा सेम वाला केस हो गया। अब एक केस लेते हैं मेरा डिफरेंट वाला केस। अगर दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं सबस्ट्रिंग के अंदर, सब सीक्वेंस में तो डिफरेंट होते थे तो हम एक को छोटा करते थे, दूसरे को छोटा करते थे, पर सबस्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट हो गए तो हम किसी को छोटा नहीं करेंगे, हम काउंटर रीसेट करते हैं। ये मैंने सीख लिया कि सबस्ट्रिंग क्या कहती है, सबस्ट्रिंग कहती है कैरेक्टर्स कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूटी कहीं पर ब्रेक की तो अब सबस्ट्रिंग वहां पर खत्म हो गई पुराने वाली, अब जो नई सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो दोबारा 0 से स्टार्ट होगी। इसीलिए जैसे ही डिफरेंट आ जाए आप क्या करो, आप यहाँ पर रीसेट कर दो टू 0। तो बेसिकली अगर सेम वाला केस है, इसको मैं कह दूंगी dp ऑफ i, j की वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, और डिफरेंट वाला केस है तो dp ऑफ i, j की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उस केस में सबस्ट्रिंग है ही नहीं। अगर अनकॉमन कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ कोई सबस्ट्रिंग नहीं है, तो इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे 0 के बराबर। तो कोड में चेंजेस करते हैं। ये वाला वो केस था जिसमें सेम थे। सेम केस में क्या करते थे, dp ऑफ i, j को i-1 j-1 की वैल्यू निकालते थे और उसमें ऐड करते थे 1 को। तो दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने एक एक करके कम किया और उसमें ऐड कर दिया 1 को। ये वाला केस तो वैसे का ही वैसा रहेगा, क्योंकि ये सेम वाला केस एंड ये सेम वाला केस दोनों
इक्वल हैं। अब डिफरेंट वाला केस देखते हैं। इस डिफरेंट वाले केस में हम आंसर 1 निकालते थे जिसमें फर्स्ट स्ट्रिंग को छोटा कर रहे थे, आंसर 2 निकालते थे जिसमें सेकंड स्ट्रिंग को छोटा कर रहे थे और फिर उनका मैक्सिमम निकालते थे। अब हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। अब हमें क्या करना है, सिंपली काउंटर को रीसेट कर देना है बाय 0। तो अब इन सारी चीजों को काट कर यहां पर सिंपली मुझे लिखना है डीपी ऑफ आई कॉमा जे की वैल्यू एल्स वाले केस में 0 के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और जहां भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वहां कोई कॉमन सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक और काफी मेजर डिफरेंस है जो एलसीएस वाले सवाल में एंड लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग वाले सवाल में एग्जिस्ट करता है। एलसीएस वाले सवाल में जो मेरा फाइनल आंसर होता था वो डीपी ऑफ एन कॉमा एम होता था। डीपी ऑफ एन कॉमा एन कहने का मतलब है ये मेरा लास्ट इंडेक्स होता था। मतलब अगर मैं अपनी टैबुलेशन वाली मैट्रिक्स का एग्जांपल लूं तो यहां पर फाइनल आंसर एलसीएस में इस सेल के अंदर स्टोर्ड होता था। दिस इज माय डीपी ऑफ एन कॉमा एम। पर सबस्ट्रिंग क्या होती है? सबस्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि आपके लास्ट इंडेक्स पर जाकर खत्म होती हो या बीच वाले किसी इंडेक्स पर जाकर सबस्ट्रिंग खत्म होती हो। सबस्ट्रिंग बीच में कहीं भी लाई कर सकती है, शुरुआत में भी लाई कर सकती है, लास्ट में भी लाई कर सकती है, बीच में भी कहीं पर लाई कर सकती है। अगर मैंने बोला है कि मेरी पूरी की पूरा, मैं इसको हटा देती हूं, अगर मैंने बोला है कि मेरे डीपी एरे में आई कॉमा जे का मतलब ये है कि अगर आई लेंथ की मेरी अगर स्ट्रिंग 1 है और जे लेंथ की मेरी अगर स्ट्रिंग 2 है तो दोनों का सबस्ट्रिंग की लेंथ, लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग की लेंथ यहां पर स्टोर होगी। तो उस केस में ये आई और जे जरूरी नहीं है कि लास्ट इंडेक्स ही हो, ये कोई भी इंडेक्स हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि मेरा आंसर इस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता हो सकता है मेरा आंसर इस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता हो सकता है मेरा आंसर इस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता हो, किसी भी इंडेक्स पर मेरा आंसर एग्जिस्ट कर सकता है पूरे के पूरे सबस्ट्रिंग्स के अंदर। तो उस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे हर बार चेक करना है, जैसे ही मैं डीपी ऑफ आई कॉमा जे निकाल लूं उसमें मुझे हर बार चेक करना है कि मेरा आंसर जो है वो ज्यादा बड़ा है या मेरा डीपी ऑफ आई कॉमा जे ज्यादा बड़ा है। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो मेरा फाइनल आंसर बनेगा। यानी ऑलरेडी मैंने अगर आंसर कहीं पर निकाल रखा है, मान लेते हैं मैंने अलग से पहले से ही कोई आंसर वेरिएबल ले रखा है जिसको इनिशियलाइज किया था 0 के साथ। अब मैं आंसर वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम स्टोर करूंगी आंसर एंड डीपी ऑफ आई कॉमा जे का। इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो मेरे आंसर के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है अपने सवाल के लिए। मतलब मेरा ये वाला कोड तो जो मैंने लिखा है बस इतनी लाइन कटकर ये छोटी सी लाइन यहां पर आ जाएगी, ये सेम रहेगा। मेरा इनिशियलाइजेशन वाला कोड भी सेम रहेगा, बस डिफरेंस आएगा लास्ट के फाइनल आंसर को निकालने में। फाइनल आंसर एलसीएस के अंदर लास्ट इंडेक्स होता था क्योंकि वहां पर लास्ट तक मैं स्ट्रिंग को कंसिडर करती थी। पर सबस्ट्रिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होती है उसमें जरूरी नहीं है कि सबसेट आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बीच के अगर किसी इंडेक्स के ऊपर मेरा आंसर कहीं पर एग्जिस्ट करता होगा, मान लेते हैं मेरा आंसर बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए मुझे बार बार अपने मैक्सिमम को चेक करना पड़ेगा। और इसको मैं कब चेक करूंगी, अब यहां पर अगर डीपी ऑफ आई कॉमा जे अगर 0 है तो यहां तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे कैरेक्टर्स कॉमन हो जाएंगे और मेरा डीपी ऑफ आई जे अपडेट होगा तो उसके बाद मैं चेक कर लूंगी क्या डीपी ऑफ आई जे आंसर से बड़ा तो नहीं हो गया। अगर आंसर से बड़ा हो गया तो मैं कर दूंगी आंसर को अपने अपडेट। तो इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग के सवाल को। एंड इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग ऑफ n इंटू m। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम इतने में ही करेंगे। पर ये जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग वाले सवाल या इससे मिलते जुलते एक दो और सवाल हैं, इनके अंदर थोड़ा सा आपका पोटेंशियल रहता है कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर पाएं। मतलब हो सकता है कुछ कुछ केसेस में 2D एरे से हम 1D एरे में भी शिफ्ट हो पाएं। ऐसे भी कुछ सवाल हम देखेंगे, पर उसमें हम सिर्फ 2D एरे वाली अप्रोच को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड है और वो हर जगह एक्सेप्ट हो जाएगी। 1D वाली अप्रोच के लिए आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा और 1D वाली अप्रोचेस आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम होंगी उन सवालों के अंदर। तो अब हम बढ़ने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग के कोड की तरफ। अब मेन फंक्शन के अंदर मुझे मेरी स्ट्रिंग 1 दी हुई है एंड स्ट्रिंग 2 दी हुई है। मैं क्या करने वाली हूँ, एक फंक्शन लिखने वाली हूँ। पब्लिक स्टैटिक इंट टाइप का इसका रिटर्न टाइप होगा इंट। इसको नाम दूंगी लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग के अंदर एक मेरे पास स्ट्रिंग 1 आएगी एंड एक मेरे पास स्ट्रिंग 2 आएगी। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपना डीपी एरे बना देते हैं। n और m को इनिशियलाइज कर दूंगी str.1 की लेंथ एंड m हो जाएगा मेरे स्ट्रिंग 2 की लेंथ के बराबर। अब मेरा डीपी एरे जो होगा उसका साइज हो जाएगा न्यू इंट ऑफ n+1 एंड माई m+1।
सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब ये जो इनिशियलाइज वाला स्टेप है ये कोड में कंप्लीटली ऑप्शनल होता है, जावा में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी लॉजिक के लिए आपको लिख के दिखा देती हूँ। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n प्लस 1, i प्लस प्लस dp ऑफ i कॉमा 0 हो जाएगा 0 के इक्वल। i की कोई भी वैल्यू है, जब भी मेरा j 0 है मतलब मेरे dp ऑफ i कॉमा j की वैल्यू 0 हो जाएगी। और दूसरा था, ये मैंने किसके लिए इनिशियलाइज किया है, ये मैंने इनिशियलाइज किया है अपने कॉलम 0th कॉलम के लिए। अब मैं 0th रो के लिए भी इनिशियलाइज करूंगी। फॉर इंट j इक्वल 0, j लेस देन m प्लस 1, j प्लस प्लस, हर बार मैं क्या करूंगी dp ऑफ 0 कॉमा j को इनिशियलाइज कर दूंगी 0 के साथ। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन खत्म हो गया। अब हम करते हैं अपना एक्चुअल बॉटम अप वाला कोड। इसके लिए लूप चलाऊंगी फॉर इंट i इक्वल्स 1, i लेस देन n प्लस 1, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल्स 1, j लेस देन m प्लस 1, j प्लस प्लस। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो चेक कर लूंगी कैरेक्टर सेम है क्या। कैरेक्टर सेम होने से पहले एक और वेरिएबल बना लेती हूँ विच इज माई फाइनल आंसर। इसको मैं आंसर कह सकती हूँ, इसको मैं सबस्ट्रिंग लेंथ कह सकती हूँ, इसको लॉन्गेस्ट बना लेते हैं, इसको मैं सबस्ट्रिंग लेंथ कह सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। आंसर को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ। अगर मेरे कैरेक्टर्स सेम है, कैरेक्टर्स कहां पर हैं, str1 डॉट कैर एट i माइनस 1, क्योंकि i यहां पर 0 से लेकर n प्लस 1 तक जा रहा है तो ith कैरेक्टर i माइनस 1 इंडेक्स पर होगा। इक्वल्स टू str2 डॉट कैर एट j माइनस 1। अगर मेरा ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में क्या करना था, मुझे सेम चीज करनी थी जो LCS वाले सवाल में करते थे। dp ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1 प्लस 1। एल्स में क्या करना था, एल्स में ये करना था dp ऑफ i कॉमा j हो जाता है 0 के बराबर, क्योंकि अगर कहीं भी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करती है सबस्ट्रिंग में तो वहां पर सबस्ट्रिंग रीसेट कर जाती है लेंथ टू 0। और यहां मैं चेक कर लूंगी क्या मेरा आंसर अपडेट होना चाहिए। आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर एंड माई dp ऑफ i कॉमा j, एंड लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी अपने आंसर को। यहां से मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। ये मेरा पूरा का पूरा कोड कंप्लीट हो गया है फॉर माय लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग। और इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ n इंटू m। अब मेन फंक्शन से इसको कॉल लगाएंगे, कॉल लगाकर लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। अब इनके अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग आनी चाहिए दैट इज ab एंड ab। इसका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन है a b के बराबर। इसको करते हैं सेव एंड एक बार रन। आंसर मेरे पास आया है 2 के बराबर। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम अपने लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग वाले सवाल को। नेक्स्ट सवाल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। पहले हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस किया था, इस बार हम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का लॉन्गेस्ट लेंथ निकालने वाले हैं। अब ये वाला जो सवाल है इसको करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके आपको मिलेंगे एंड अलग अलग लोग इस सवाल को अलग अलग तरीके से करवाते हैं। मैं इस सवाल को करवाने वाली हूँ एज अ वेरिएशन ऑफ LCS वाला सवाल, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस वाले सवाल की एज अ वेरिएशन मैं आप इसको कराने वाली हूँ। एंड प्लस जो मैं आपको तरीके से इसको करवाऊंगी वो बहुत ही ईजी मेथड है इस सवाल को समझने के लिए। मतलब बिल्कुल अगर आपको LCS आता है और मैं आपको एक दो बातें और बता दूं तो इस सवाल को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो LCS वाला हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे एंड एक दो एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करेंगे जो LIS, इसको हम LIS वाला सवाल कहते हैं, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। LIS वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे इस बार एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर काफी सारे नंबर्स हैं। पहले मुझे क्या दिया था, LCS वाले सवाल में मुझे स्ट्रिंग दी हुई थी जिसके अंदर मान लेते ABCDE इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। बस ऐसे इमेजिन करना है कि स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं अगर मुझे उनको एरे की फॉर्म में दे देते तो जैसे यहाँ पर A हो जाता, यहाँ पर B हो जाता, यहाँ पर C हो जाता, यहाँ पर D हो जाता, यहाँ पर E हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स बन जाता। तो वैसे ही इस बार मुझे क्या दिया है, एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया है। बिल्कुल सेम चीज है, मतलब पहले स्ट्रिंग देते थे, स्ट्रिंग को ये अगर मैं एरे बना लेती कैरेक्टर्स का, तो वैसे ही इस बार मुझे एरे दे दिया है एक नंबर्स का। तो यहाँ पर भी
कॉमन सबसीक्वेंस, कॉमन सबस्ट्रिंग कहने का सेम ही मतलब होता है। यहाँ पर सबसीक्वेंस का क्या मतलब होता था कि आप ए बी निकाल सकते हैं, उसके बाद डी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि मेरे जो कैरेक्टर्स मैंने चूज किए वो कॉन्टिन्यूस हो। वैसे यहाँ पर भी हम ऐसे ही तरीके से सबसीक्वेंस निकालेंगे। जैसे यहाँ से मैं 50 निकाल लूँ, यहाँ से मैं 7 निकाल लूँ, यहाँ से मैं 80 निकाल लूँ, तो 50, 7, 80 दिस इज माई सब सीक्वेंस। तो कुछ इसी तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। मान लेते हैं मेरे पास ये मेरा एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है और इसके अंदर अब मैं निकालूं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या कहती है? इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कहती है कि आप कोई भी नंबर्स को निकाल लो, नंबर्स का बस क्या रखना है, ऑर्डर मेंटेन करना है। जो हम सबसीक्वेंस में हमेशा करते हैं कि अगर यहाँ पर 3 पहले आया है और फिर मैं 40 लिखना चाहूँ तो मैं 40,3 नहीं लिख सकती, इसको मुझे हमेशा 3 के बाद ही आएगा 40, अगर 40 को आना है तो इस तरीके से जो नंबर पहले आया है वो पहले आएगा, जो बाद में आया है वो बाद में आया है। तो अगर हम सबसीक्वेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर मुझे ऐसे सबसीक्वेंस को निकालना है जो इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग कहने का मतलब है अगर आपने फर्स्ट नंबर ये चूज कर लिया तो आपका सेकंड नंबर इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थर्ड नंबर उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, फोर्थ नंबर उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस बननी चाहिए। आप सेम, ऐसा नहीं है फर्स्ट नंबर यहाँ आ गया तो सेकंड नंबर भी उसी के जितना हो जाए, या फर्स्ट नंबर यहाँ आ गया तो सेकंड नंबर उससे कम हो जाए। ये वाले केसेस अलाउड नहीं है, हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग कहने का मतलब होता है कि वो ऊपर की तरफ ही जाए, सेम नंबर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूँ तो अगर मेरे पास है 5, 1 एंड 6, तो इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ हो जाएगी 2 के बराबर। इसके सबसीक्वेंस क्या क्या आएंगे? एक सबसीक्वेंस आएगा 5, एक आएगा 1, एक आएगा 6, एक आएगा 5 और 1, एक आएगा 5 और 6, एक आएगा 1 एंड 6 और एक आएगा 5, 1 एंड 6। ये इसके सारे के सारे पॉसिबल सबसीक्वेंस है जिसके अंदर कोई भी लेटर आ सकता है, बस ऑर्डर को मैंने मेंटेन किया है। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट कौन से हैं? क्या इसके अंदर ये इंक्रीजिंग है? हाँ, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कहने का मतलब होता है एक तरीके से सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड सीक्वेंस क्या होता है? 1, 2, 3, 4। ये क्या है? ये सॉर्टेड भी है और कह भी सकती हूँ इसको कि मैं ये इंक्रीजिंग है। सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर को ही हम इंक्रीजिंग कहते हैं। बस सेम नंबर नहीं होनी चाहिए, मतलब 1, 2, 2, 3 ये इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि इसमें 2 और 2 सेम हो गए, तो ये मेरा इंक्रीजिंग नहीं है। जिसमें अलग अलग सारे के सारे लेटर्स हो और जिसमें सॉर्टेड हो वो मेरा एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7 हो गया, तो ये मेरा एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। वैसे ही क्या ये मेरा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? ये भी है। 6 मेरा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, ये भी है। क्या 5 और 1 इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के लिए बस इतना देख लो कि मेरा जो सबसीक्वेंस हो वो सॉर्टेड हो प्लस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है क्योंकि 5 के बाद पहले 5 आ गया है फिर 1 आ गया है, तो ये तो डिक्रीज हो गया ना, तो ये नहीं है। 5 और 6 है क्या? ये है। 1 और 6 है क्या? ये भी है। 5, 1, 6 है क्या? 5 के बाद 1 आ गया तो डिक्रीज हो गया, तो ये नहीं है। तो कितने इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हुए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक मेरे पास ये हो गया। ये 5 इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है मेरे पास। इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन से है? लॉन्गेस्ट ये दोनों हैं, दोनों की लेंथ सेम है विच इज इक्वल टू 2, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इस प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब अगर मैं इस सवाल के लिए देखूं तो इस सवाल के लिए बहुत सारे सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगे, पर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कौन कौन से होंगे? एक तो ये होगा, अगर 50 मान लेते हैं पहले आ गया तो 50 के बाद 80 आ जाए, ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगा। पहले 3 आ गया तो 3 के बाद मेरा 10 आ जाए, उसके बाद 40 आ जाए, उसके बाद 80 आ जाए, ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया। अगर मैंने 10 पहले ले लिया तो 10 आ जाए, फिर 40 आ जाए, फिर मेरे पास 80 आ जाए। या 3 का एक और हो सकता है कि 3 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 40 आ जाए, फिर 80 आ जाए। अगर मैंने 40 को पहले ले लिया तो 40 आ जाए और मेरे पास 80 आ जाए। तो ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, पर जो मेरा आंसर होगा उसमें लॉन्गेस्ट लेंथ इन सबसीक्वेंसेस की आएगी। ये इसकी भी लेंथ 4 होगी, इसकी भी लेंथ 4 होगी, तो मतलब मेरे LIS की जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 4। इसीलिए मेरे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है 4 के बराबर, जिसको मुझे प्रिंट करवाना है। अच्छा, यहां से अब हम इस प्रॉब्लम को करने का आसान तरीका निकालते हैं। आसान तरीके के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, वो मैं चीज आपको बताने वाली हूं। क्या मैं एस्टैब्लिश कर सकती हूँ कि मेरा जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होता है वो एक तरीके से सॉर्टेड सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हो और सारे के सारे क्या हो? यूनिक नंबर्स हो। मेरे यूनिक नंबर्स हो
और वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, वो मेरा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होता है। एक बार मैं क्या करूंगी, इस पूरे के पूरे एरे को मैं एक बार सॉर्ट करने वाली हूं और सॉर्ट करूंगी इसको असेंडिंग ऑर्डर में और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को सॉर्ट करूंगी। मतलब यहां पर अगर 50 मुझे 2 बार दिया होता है तो मैं इस 50 को सिर्फ एक ही बार लेती। तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स तो मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर नहीं होंगे तो मैं यूनिक एलिमेंट्स निकाल लूंगी। कैसे निकाल लेती हूँ यूनिक एलिमेंट्स, एक सेट क्रिएट कर लूंगी, हैश सेट बना लूंगी। हैश सेट को हमने डिटेल में पढ़ी रखा है। एक हैश सेट बना लेंगे, उसमें सारे के सारे अपने नंबर्स को स्टोर करा लेंगे, फिर हैश सेट से हम नंबर्स को निकालकर एरे के अंदर स्टोर करा देंगे, एक कॉपी एरे के अंदर। तो मैंने इस एरे की क्या की, एक कॉपी बना ली। मैंने कॉपी बनाई है सेकेंड एरे, जिसके अंदर मैं सॉर्टेड फैशन में अपने सारे के सारे नंबर्स को, यूनिक नंबर्स को स्टोर कराने वाली हूँ। तो सॉर्ट कर लिया तो पहले 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर मेरे पास 10 आ गया, फिर मेरे पास 40 आ गया, फिर मेरे पास 50 आ गया एंड लास्ट में मेरे पास 80 आ गया। तो ये मेरा एक एरे 2 बन गया है। ये मेरा एरे 1 था, ये मेरा एरे 2 बन गया है। अब अगर हम एक बार के लिए भूल जाएं कि LIS वाला मेरे पास कोई सवाल था लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, और मैं वापस से LCS वाले सवाल पर जाऊं, यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का, तो अगर मैं सॉर्टेड एरे और इस एरे का LCS निकालना चाहूं तो वो क्या निकलेगा? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इन दोनों का निकलेगा। दोनों के अंदर 3-3 भी है, दोनों के अंदर 7-7 भी है, दोनों के अंदर 40-40 भी है, दोनों के अंदर 80-80 भी है। तो इनका LCS निकलेगा 3, 7, 40 एंड 80। ये भी एक पॉसिबल LCS है। दूसरा क्या पॉसिबल LCS है? 10, 40, 80। इसमें भी 10, 40, 80। तो 10, 40, 80 भी एक LCS है। तो इसकी लेंथ है 4 के बराबर, इसकी लेंथ है 3 के बराबर एंड और भी बहुत सारे LCS होंगे, पर लॉन्गेस्ट क्या होगा? लॉन्गेस्ट ये निकलेगा दोनों का। पर जब आप लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ निकालेंगे तो वो हमेशा 4 के इक्वल आएगी। तो एक तरीके से अगर मुझे कहना है कि इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस सॉर्टेड और असेंडिंग ऑर्डर में होता है और उसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैंने सेम एरे का एक सॉर्टेड एरे बना लिया जिसके अंदर उसके सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं, और फिर मैं दोनों का LCS निकाल लूँ, तो उस LCS की लेंथ मेरे इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ के बराबर ही आएगी। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इस केस में LCS निकलेगा, जो भी आप यहाँ पर LCS निकालोगे वो इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता होगा, मतलब वो इसका भी कॉमन सबसीक्वेंस होगा। अगर कोई लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इस वाले सॉर्टेड एरे का सबसीक्वेंस है, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सॉर्टेड होंगे। जैसे अगर इस वाले एरे का, इस एरे का आप कोई भी सबसीक्वेंस निकाल लो, आप निकाल लो 7, 40, 50, ये भी सॉर्टेड है। अगर मैं निकाल लूं 3, 10, 50, ये भी सॉर्टेड है। तो एक सॉर्टेड एरे के सारे सब सीक्वेंस सॉर्टेड होते हैं बाय डिफॉल्ट। ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर आप सारे नंबर्स को ही सॉर्टेड फैशन में अरेंज कर दोगे तो उनके अंदर से पहला पिक कर लोगे, फिर 5वां पिक कर लोगे, फिर 8वां पिक कर लोगे, तो पहला तो हमेशा छोटा ही होगा, 5वां हमेशा 8वें वाले से छोटा ही होगा। तो इस तरीके से आपका जो सबसीक्वेंस निकलेगा वो हमेशा सॉर्टेड ही होगा। तो आपने इसका जो भी सबसीक्वेंस निकाला वो हमेशा सॉर्टेड ही होगा। अब वो जो सबसीक्वेंस सॉर्टेड है और इसमें वो सेम एग्जिस्ट करता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ इसके अंदर से भी आपने एक सॉर्टेड सीक्वेंस निकाल लिया, और क्योंकि वो लॉन्गेस्ट कॉमन है तो आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सॉर्टेड सबसीक्वेंस निकाल लिया। और लॉन्गेस्ट कॉमन सॉर्टेड सबसीक्वेंस ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, मैंने थोड़ा लंबा बोल दिया पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? लॉन्गेस्ट कॉमन सॉर्टेड यूनिक सबसीक्वेंस ही मेरा LIS होता है। ये जो चीज, मतलब मैंने सॉर्ट कर लिया पूरे एरे को यूनिक एलिमेंट्स के साथ असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर दोनों का LCS निकाल लिया, वो LCS ये होगा और ये LCS LIS की लेंथ के बराबर ही होता है। तो यही सेम चीज मुझे करनी है सवाल में। मैं क्या करने वाली हूं, मैं इसके सारे स्टेप्स लिस्ट कर देती हूं। पहला स्टेप होगा इसका कि हम क्या करें, एक हैश सेट ले लें। हैश सेट से मैं क्या करूंगी, सारे यूनिक एलिमेंट्स निकाल लूंगी कि अगर कोई डुप्लीकेट है तो वो भी गायब हो जाए। और फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद उसको एक एरे 2 के अंदर स्टोर करा लूंगी। सारे को एरे 2 के अंदर स्टोर करा लिया तो मेरा एरे 1 हो गया जिसकी लेंथ n के बराबर है, एरे 2 हो गया जिसकी लेंथ m के बराबर है। हो सकता है अगर पहले से ही सारे यूनिक एलिमेंट्स है तो n की वैल्यू m के ही बराबर हो। अगर मुझे पहले से ही 5, 4, 3 दिया हुआ है और अब अगर मैं इसके यूनिक एलिमेंट्स निकालूं तो वो भी 5, 4, 3 ही होंगे, और उनको सॉर्ट कर लूं तो एरे बन जाएगा 3, 4 एंड 5 के इक्वल। तो इसकी भी लेंथ n 3 के बराबर है, इसकी भी लेंथ m
3 के बराबर है। तो कुछ केसेस में दोनों बराबर होंगे, कुछ केसेस में अलग अलग हो जाएंगे। तो जब मेरे पास मेरा एरे 2 आ गया जिसकी लेंथ m के बराबर है, और एरे 1 तो पहले से ही था ही जिसकी लेंथ n के बराबर है, अब इन दोनों पर मैं कॉल कर दूंगी अपना LCS वाला सवाल, और जो भी LCS का आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू माई LIS आंसर। LCS कैसे निकालेंगे? LCS हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पहले हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर निकाला था। स्ट्रिंग AR1 ले लेते थे एंड स्ट्रिंग STR2 लेते थे। अब इस बार क्या करना है, बस स्ट्रिंग की जगह ये मेरा एरे 1 ले लेना है, ये मेरा एरे 2 ले लेना है। बाकी का जो लॉजिक रहेगा कोड के अंदर वो बिल्कुल सेम होगा, और इसको भी हम टैब्यूलेशन से करने वाले हैं। LCS को टैब्यूलेशन से करेंगे जिसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ n इंटू m के बराबर। तो इस सवाल को सॉल्व करने में मुझे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है दैट इज इक्वल टू बिग ऑफ n इंटू m, विच इज LCS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हैश सेट से यूनिक एलिमेंट्स निकालना, इसमें कम टाइम लगेगा, LCS में ज्यादा टाइम लगता है। तो मेरे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कोड को लिखने वाले हैं। कोड के लिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास मेरा एरे दिया हुआ है। मैं एक फंक्शन बनाने वाली हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, या मैं इसको LIS भी कह सकती हूँ। इसको इनफैक्ट LIS का ही नाम दे देते हैं। LIS वाला ये सवाल है जिसके अंदर मेरे पास एक एरे आ रहा होगा। अब मेरे पास ये जो एरे आया है इसके मैं सारे यूनिक एलिमेंट्स को लिखना चाहती हूँ, तो मैं एक हैश सेट बना लूंगी, हैश सेट ऑफ इंटीजर्स जो स्टोर कराएगा सारे यूनिक एलिमेंट्स। सेट इसको नाम दे देती हूँ न्यू हैश सेट। हैश सेट के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हैश सेट क्या करता है, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। हैश सेट के अंदर अगर आप डुप्लीकेट डालोगे तो वो भी डुप्लीकेट ऐड नहीं होगा, सारे यूनिक होंगे। ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं java.util.all। यहाँ पर डॉट हैश सेट भी हम कर सकते हैं, पर डॉट ऑल कर लेते हैं। अब मैं एक लूप चला दूंगी फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन माई एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और सारे के सारे सेट में मैं डाल दूंगी अपने एरे के एलिमेंट्स को। तो एरे के एलिमेंट्स एक एक करके सेट के अंदर डल जाएंगे। अब मेरे पास टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स, जितना मेरे सेट का साइज होने वाला है उतने यूनिक एलिमेंट्स है मेरे पास। तो उतने ही साइज का मैं एक एरे 2 क्रिएट करूंगी जिसको मैं लिखूंगी न्यू एंड सेट डॉट साइज। ये मैंने नया एरे बना लिया, और इस एरे के अंदर मैं सॉर्टेड यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करने वाली हूँ। उसको स्टोर करवाने के लिए सेट पर मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, तो मैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। फॉर ईच लूप के बारे में हम ऑलरेडी हैश सेट और हैश मैप वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो मैं लिखूंगी फॉर ईच, यहां पर लिख दूंगी किसके ऊपर लूप लगाना चाहते हैं, हम अपने सेट के ऊपर लूप लगाना चाहते हैं। और सेट मुझे क्या देगा, सेट मुझे इंटीजर देगा जो उसके अंदर स्टोर्ड है। तो मैं लिखूंगी इंट नंबर एंड कोलन। तो सेट के अंदर से एक एक करके उसके नंबर्स बाहर निकलेंगे, और जैसे ही ये नंबर्स बाहर निकल रहे हैं वैसे ही मैं लिख दूंगी एरे ऑफ 2। यहां पर एक इंडेक्स बना लेती हूँ इंट i इक्वल 0, एरे ऑफ 2 i इक्वल्स दिस नंबर एंड i प्लस प्लस। इतना देखते हैं मैंने क्या किया। मेरे पास एक इंटीजर एरे दिया हुआ था, मैंने एक हैश सेट बनाया इंटीजर्स का जिसके अंदर मैंने अपने सारे सेट के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। अब इनका कोई ऑर्डर नहीं है, हैश सेट क्या करता है, ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं नंबर्स। फिर मैंने क्या किया, अपना एक एरे 2 बनाया जिसकी लेंथ है सारे यूनिक एलिमेंट्स के बराबर, मतलब सेट का जो भी साइज बना है। एक इंडेक्स ले लेती हूँ i इज इक्वल टू 0, और सारे के सारे सेट पर ट्रेवर्स करती हूँ। सेट के अंदर से एक एक करके नंबर निकलेगा, उस नंबर को मैं अपने एरे 2 के अंदर स्टोर करवा लूंगी और i को कर दूंगी प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, सारे के सारे एरे को मैं सॉर्ट कर सकती हूँ, एरेज डॉट सॉर्ट को कॉल लगा दूंगी फॉर माई एरे 2। तो सारा का सारा एरे अब सॉर्ट हो चुका है, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। यहां पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग हुई है। अब मैं कॉल कर दूंगी LCS फॉर माई एरे 1, इसको मैं एरे 1 भी कह देती हूँ, यहां पर एरे 1, यहां भी एरे 1, फॉर माई एरे 1 एंड माई एरे 2। दोनों के लिए मैंने LCS को कॉल कर दिया, और LCS जो भी आंसर रिटर्न करके देगा उसी को मैं रिटर्न कर दूंगी अपने LIS वाले सवाल से, क्योंकि वो मेरा फाइनल आंसर होगा। अब LCS के लिए कोड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट LCS। पहले LCS में 2 स्ट्रिंग्स आती थी, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। इस बार LCS में 2 एरेज आएंगे, एरे 1 एंड एरे 2। इंट एरे 1 एंड इंट एरे 2। बिल्कुल सेम चीज करने वाले हैं हम LCS में। पहले तो n निकाल लेते हैं, n हो जाएगा एरे 1 की लेंथ, फिर m निकाल लेते हैं, m हो जाएगा एरे 2 की लेंथ।
अब एक डीपी एरे बना लेते हैं। डीपी एरे हो जाएगा न्यू इंट ऑफ n+1 एंड m+1। अब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप कंपलसरी नहीं है, बट हम फिर भी लिख रहे हैं क्लैरिटी के लिए कि जब भी i की वैल्यू 0 से लेकर n+1 तक जाए, i को कर दूं प्लस प्लस, तो dp ऑफ i, 0, जहां भी मेरे पूरे के पूरे कॉलम की वैल्यू 0 है, फर्स्ट कॉलम उसको इनिशियलाइज करते थे हमेशा 0 के साथ। और दूसरा लूप होगा जिसमें j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, j लेस देन माई m+1 j प्लस प्लस। ये वो रो है जिसमें सारे के सारे हम j के थ्रू जा रहे हैं, अलग अलग कॉलम को चेंज कर रहे हैं, पर मेरी रो की वैल्यू 0 है। इसको भी इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ, मतलब 0 एंड j इक्वल्स 0। अब कर देंगे अपना बॉटम अप वाला कोड। बॉटम अप वाला कोड कहता है फॉर int i equals 1, i less than my n+1 i plus plus, for int j equals 1, j less than my m+1 j plus plus। मुझे क्या करना है, LCS वाले सवाल में क्या करती थी, अगर कैरेक्टर्स सेम होते थे तो मतलब दोनों की लेंथ को डिक्रीज कर दो, फिर n-1 और m-1 कर दो। और अगर कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं तो पहले एक को डिक्रीज करो फिर दूसरे को डिक्रीज करो। वही सेम लॉजिक यहाँ फॉलो करूंगी, इस बार कैरेक्टर्स नहीं, इस बार नंबर्स को देख लूंगी कि अगर इंडेक्स i-1 और इंडेक्स j-1 वाला नंबर सेम है तो फिर i-1 j-1 के लिए कॉल लगेगी। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम सिर्फ एक बार i-1 करेंगे और एक बार सिर्फ j-1 करेंगे। तो इफ माई array1 of i-1 equals to array2 of j-1, मतलब दोनों नंबर सेम हो जाए, उस केस में dp ऑफ i, j हो जाएगा dp ऑफ i-1 j-1 प्लस 1। और एल्स वाले केस में सबसे पहले तो मैं आंसर 1 निकालूंगी, आंसर 1 हो जाएगा dp ऑफ i-1 j। यही करते थे हम LCS के अंदर। आप LCS का इनफैक्ट कोड भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसके पूरे कोड को लिखने के बाद कि हमने सेम चीज लिखी है, या एक बार कोड लिख लें तो कंपेयर कर लेना कि हाँ लाइन बाय लाइन सेम चीजें लिखी हुई हैं हमने लॉजिक वाइज। आंसर 2 हो जाएगा dp ऑफ i एंड j-1। इनका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, dp ऑफ i j के अंदर स्टोर करा देंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर 1 एंड माई आंसर 2। फाइनल LCS स्टोर होता है dp ऑफ n, m के लिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं। मैंने LCS का एक कोड लिखा है जिसके अंदर इस बार array1 और array2 आया है। तो एक तरीके से अगर आपको कभी सवाल दिया जाता है जिसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है बट वो array के लिए पूछ रहे हैं, स्ट्रिंग के लिए नहीं पूछ रहे, तो उसका कोड ये रहा। ऐसा अगर आपके पास सवाल आता है तो उसका कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं आज की क्लास में। यहाँ पे n और m निकाल लिया, फिर dp array क्रिएट कर लिया n+1 और m+1 के लिए। अब इनिशियलाइज कर दिया है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मैंने 0 के साथ, फिर बॉटम अप मैनर में सेम कोड लिखते हुए सॉल्व किया है। अगर ith इंडेक्स पर नंबर और jth इंडेक्स पर नंबर सेम है तो दोनों की लेंथ डिक्रीज करके जो आंसर निकलेगा +1, और सेम नहीं है तो एक की लेंथ डिक्रीज करो फिर अपने दूसरे की लेंथ डिक्रीज करो, दोनों का मैक्सिमम निकाल लो। फाइनल आंसर होगा dp ऑफ n, m। अब LIS वाले सवाल में क्या हुआ, मैंने यूनिक एलिमेंट्स को निकाला, उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, दोनों का LCS निकाल लिया और उसी को रिटर्न कर दिया एज माय फाइनल आंसर। अब मैं यहाँ से कॉल करने वाली हूँ अपने LIS वाले सवाल को फॉर माई एरे। इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। आंसर मेरे पास आया है 4 के बराबर एंड कुछ इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं अपने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस वाले सवाल के लिए। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है एडिट डिस्टेंस और ये बहुत फेमस सवाल है। इस सवाल के अंदर मुझे क्या दिया है, 2 स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। पहले को हमने नाम दे दिया है word1, दूसरे को हमने नाम दे दिया है word2। ये सवाल अगर फॉर्म चेंज करके आता है तो जरूरी नहीं है आपको word1 word2 दिया जाए, आप डायरेक्टली इसको string1 string2 की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे इस word1 को या string1 को कन्वर्ट करना है अपने word2 में, जिसके लिए मुझे मिनिमम ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। मतलब मुझे रिटर्न करना है द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिनकी मदद से मैं अपने word1 को word2 में कन्वर्ट कर पाऊं। अब हमारे पास 3 ऑपरेशंस है जिनकी हमें परमिशन है कि 3 ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है इंसर्ट अ कैरेक्टर। इंसर्ट कैरेक्टर कहने का मतलब है कि अगर मुझे word1 दिया हुआ है, दिस इज माय word1 AB, और मुझे word2 दिया हुआ है, दिस इज माय word2 ABC, तो AB के अंदर अगर मैं इंसर्ट कर दूं, इंसर्ट मतलब ऐड, अगर AB के अंदर मैं इंसर्ट कर दूं C, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये word1 word2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने कैरेक्टर को या तो इंसर्ट कर सकती हूँ। दूसरा है डिलीट अ कैरेक्टर। मान लेते हैं मुझे जो मेरा word1 दिया हुआ है वो दिया हुआ है ABC एंड word2 दिया हुआ है
A एंड B। अब मुझे इस कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ेगा, तब ये मेरा वर्ड 1 वर्ड 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है डिलीट अ कैरेक्टर। एंड तीसरा है रिप्लेस अ कैरेक्टर। अगर मुझे वर्ड 1 दिया हुआ है A B C और वर्ड 2 दिया हुआ है A B D, तो इस केस में C को हटाकर मैं यहाँ पर D को ऐड कर दूं तो A B D सेम बन जाएगा एज माई वर्ड 2। तो रिप्लेस यानी पहले जो कैरेक्टर था उसकी जगह हटाकर हमें कोई दूसरा कैरेक्टर ले आए। और इन 3 ऑपरेशंस की मदद से मुझे अपनी स्ट्रिंग 1 को कन्वर्ट करना है अपनी स्ट्रिंग 2 के अंदर। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मुझे मेरा वर्ड 1 दिया हुआ है इंटेंशन, INTENTION, और वर्ड 2 दिया हुआ है एग्जीक्यूशन। तो आंसर में मेरे पास आना चाहिए 5 कि मैंने मिनिमम 5 ऑपरेशंस किए हैं, मिनिमम 5 ऑपरेशंस टू कन्वर्ट दिस वर्ड टू दिस वर्ड। अब मैक्सिमम तो कितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मैक्सिमम ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, इन सारे के सारों को डिलीट कर दो, मतलब जो भी वर्ड 1 की लेंथ होगी उनको डिलीट कर दो और फिर इन सबको ऐड कर दो। तो ये तो मैक्सिमम ऑपरेशंस होगा। मिनिमम ऑपरेशंस कैसे आएंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। मिनिमम ऑपरेशंस में से फर्स्ट ऑपरेशन होगा कि इंटेंशन में से हम रिमूव कर दें टी को। टी को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया तो मेरे पास आ गया इनएंशन। अब इसमें सेकंड ऑपरेशन ये कर दो कि रिप्लेस कर दो आई को ई के साथ। इस वाले आई को हटाकर मैं यहाँ पर ई ले आई, ये मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया। थर्ड ऑपरेशन होगा रिप्लेस कर दो एन को एक्स के साथ। तो यहाँ वाला जो एन है इसको मैंने हटाया और यहाँ पर एक्स में ले आई, तो ये रिप्लेस वाला ऑपरेशन हो गया। चौथा ऑपरेशन होगा कि रिप्लेस कर दो एन को सी के साथ। तो ये जो सेकंड वाला एन है इसको मैंने हटाया और यहाँ पर मैं सी को ले आई। और पांचवा ऑपरेशन होगा इंसर्ट कर दो यू को। तो एग्जीशन था तो यहाँ पर सी के बाद मैंने यू को इंसर्ट कर दिया तो यू यहाँ पर आ गया। ये हो गया मेरा पांचवा ऑपरेशन। एंड फाइनली शुरुआत मैंने इंटेंशन के साथ की थी और एंड मैंने एग्जीक्यूशन के साथ किया है। तो मुझे कितने ऑपरेशंस लगे, मुझे मिनिमम 5 ऑपरेशंस लगे। तो इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं और इस सवाल को हम जिस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तरीका बहुत सिमिलर होने वाला है LCS वाले तरीके के। अब सबसे पहले इसमें और LCS वाले सवाल में सिमिलैरिटीज देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक स्ट्रिंग है A B C D E F और दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास B D E F। मुझे अपनी इस स्ट्रिंग 1 को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग 2 के अंदर। अब मैं क्या करूंगी, जैसे LCS में करते थे कि लास्ट इंडेक्स से आप कंसिडर करना स्टार्ट कर दो। लास्ट इंडेक्स से अगर मैंने कंसिडर करना शुरू किया, ये हम लॉजिकल बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देखूंगी F जो कैरेक्टर है वो F के सेम आ गया। मतलब पहला केस ये हो सकता है कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं सेम हैं और दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट है। अगर मेरे कैरेक्टर सेम आ गए तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अब मेरा काम है इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने का। मतलब पहले मुझे क्या करना था, टोटल इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग 2 के अंदर कन्वर्ट करना था। पर अगर मैंने ये देखा कि ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर ये दोनों तो सेम है ही, तो अब कितना काम बच गया। अब जो काम बच गया उसमें मुझे इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इस स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। तो अगर मेरे पास पहले प्रॉब्लम थी कि अगर मेरी स्ट्रिंग 1 का साइज n है और स्ट्रिंग 2 का साइज m है और मेरा nth कैरेक्टर इज इक्वल टू माई mth कैरेक्टर, उस केस में क्या होगा, उस केस में अब मेरा काम रह जाएगा कि मैं n-1 वाली स्ट्रिंग एंड m-1 वाली स्ट्रिंग का कन्वर्जन करूं, कि मैं इस फर्स्ट स्ट्रिंग को, बची हुई स्ट्रिंग को अब सेकंड वाली बची हुई स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। तो अगर जिस केस में मेरे पास सेम कैरेक्टर्स आ जाते हैं उस केस में क्या करूं, उस केस में साइज को डिक्रीज कर देना है बाय 1। मतलब पहले अगर मेरे पास स्ट्रिंग 1 का साइज n था एंड स्ट्रिंग 2 का साइज m था तो अब मेरे लिए कम प्रॉब्लम रह जाएगी, यानी स्ट्रिंग 1 का साइज हम n-1 कर देंगे एंड स्ट्रिंग 2 का साइज हम n-1 कर देंगे। क्या मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर दोनों कैरेक्टर सेम ही आ गए तो ना मुझे डिलीट करना, ना मुझे ऐड करना, इंसर्ट करना और ना ही मुझे रिप्लेस करना है। तो इस केस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने में, इस स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने में जितने ऑपरेशंस लगेंगे उतने ही ऑपरेशंस इस बड़ी वाली स्ट्रिंग को इसके अंदर कन्वर्ट करने में लगेंगे, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर तो सेम ही है। इसको चेंज करने के लिए तो कोई ऑपरेशन मुझे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशंस कहाँ लगेंगे? ऑपरेशंस लगेंगे इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने में। तो क्या मैं इनडायरेक्टली यहां पर कह सकती हूँ कि जो भी यहां पर अगर सेम हो जाते हैं कैरेक्टर्स तो जितना काम स्ट्रिंग 1n को स्ट्रिंग 2 m में कन्वर्ट करने में लगता उतना ही काम स्ट्रिंग 1 n-1 को स्ट्रिंग 2 m-1 में कन्वर्ट करने में लगेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर तो सेम ही आ गया। तो अब एक ऑपरेशन मेरे पास बच गया है। कितने ऑपरेशंस थे? एक ऑपरेशन मेरे पास होता था ऐड का, एक ऑपरेशन मेरे पास होता था डिलीट का और तीसरा ऑपरेशन मेरे पास होता है
रिप्लेस का। तीनों में से कोई ऑपरेशन मुझे नहीं लगाना पड़ता। अब वो केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास कैरेक्टर्स डिफरेंट है। जैसे यहां पर इनको हम हटा लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि मेरे पास कैरेक्टर आ जाता, ये हो जाता f के बराबर एंड दिस वुड हैव बीन g। तो इस केस में क्या हुआ, ये वाला कैरेक्टर एंड ये वाला कैरेक्टर दोनों अलग हैं। जब भी कैरेक्टर्स अलग होते हैं, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। या तो मैं ऐड परफॉर्म कर लूँ, या मैं डिलीट परफॉर्म कर लूँ, या मैं रिप्लेस परफॉर्म कर लूँ। पहले कोशिश करते हैं कि हमने ऐड परफॉर्म किया, यानी यहां पर f तो है ही, मैं क्या करूं, इसके बाद मैं कुछ ऐड कर दूं। और ऐड में कैसा करना चाहूंगी, ऐड में वही करना चाहूंगी जो मुझे इसके इक्वल बना दे, क्योंकि दोनों अगर सेम सेम हो जाएंगे तो ऐड करने का फायदा होगा। ऑपरेशंस किस लिए कर रहे हैं, ऑपरेशंस इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट हो जाए। स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में कब कन्वर्ट होगी, जब स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर के बराबर होंगे। तो अगर मैं कुछ ऐड कर रही हूं तो वही ऐड करूं ना जिसको ऐड करके फायदा हो। और किसको ऐड करके फायदा होगा, उसको ऐड करके फायदा होगा जो मुझे स्ट्रिंग 2 के बराबर कैरेक्टर्स दे दे। तो मैं यहां पर ऐड कर दूंगी अपना ये लास्ट कैरेक्टर। इसकी मदद से अब मेरी प्रॉब्लम छोटी रह जाएगी। यानी अगर मैंने यहां पर मान लेते हैं जी को ऐड कर दिया, तो अब ये दोनों तो सेम हो गए। अब मेरा काम क्या रह गया, काम छोटा हो गया। काम हो गया कि इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। छोटा कैसे हो गया, क्योंकि पहले मैं इस n साइज वाली, पहले स्ट्रिंग का साइज क्या था, पहले स्ट्रिंग का साइज था मान लेते हैं n। अब इस स्ट्रिंग का साइज क्या था पहले, m। अब अगर इन दोनों को मैंने सेम कर दिया तो अब स्ट्रिंग का साइज क्या रह गया, ये साइज तो n ही रह गया, पर ये साइज घटकर हो गया है m-1। किसी भी दिन अगर मैं बोलूं एक स्ट्रिंग का साइज m है, n है, एक का साइज m है, तो उससे छोटी प्रॉब्लम ये होगी कि n को आप m-1 में कन्वर्ट कर दो। तो क्या मैं कह सकती हूँ अल्टीमेटली मेरे पास छोटी प्रॉब्लम ही तो आई कि अब मैं जिस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ उसके अंदर कैरेक्टर्स कम है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए एक छोटी प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए एक स्मॉलर प्रॉब्लम आ गई है। तो वो केस जिसके अंदर मेरे कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं उसमें मेरे पास चॉइस है। मान लेते हैं मैंने पहली चॉइस ली ऐड वाली, तो मैं ऐसे कैरेक्टर को ऐड करना चाहूंगी जो मुझे छोटी प्रॉब्लम दे दे, तो मैंने जी को ही ऐड कर दिया। जी को अगर ऐड कर दिया तो अब मेरी प्रॉब्लम हो गई कि साइज स्ट्रिंग 1 का तो n है, पर स्ट्रिंग 2 का साइज m-1 हो जाएगा, क्योंकि उससे लास्ट वाला कैरेक्टर अब हट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर चॉइसेस आ गई। पहली चॉइस ये है कि आप ऐड कर दो। ऐड अगर मैंने किया तो अब मेरी प्रॉब्लम क्या रह गई, अब मेरी प्रॉब्लम रह गई कि स्ट्रिंग 1 का साइज तो n ही है, पर स्ट्रिंग 2 का साइज m-1 हो गया। प्लस इसमें मैं 1 ऑपरेशन ऐड कर दूंगी, मतलब इसको, इस पूरी स्ट्रिंग को, अब इस पूरी स्ट्रिंग में, इसको भी मैं ब्लू कलर से कर देती हूं ताकि पता चल जाए कि ये तो अब अलग हो गए हैं। अब इस पूरी स्ट्रिंग को इस पूरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अब इसको इतने कन्वर्जन में जितने भी ऑपरेशंस लगेंगे वो इसके बराबर होंगे, उतने ऑपरेशंस में मैं 1 ऑपरेशन और ऐड कर दूंगी, क्योंकि ऐड जो मैंने किया है ये जी, इसमें मुझे एक ऑपरेशन लगा है, उस ऑपरेशन को मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो ऐड करने में अब मेरा बचा हुआ काम तो ये रह गया, प्लस मैंने अपना 1 ऑपरेशन ऐड वाला भी काउंट कर लिया। बचे हुए काम में मैंने अपने ऑपरेशन को ऐड कर लिया। यहां पर बचा हुआ काम तो रह गया था, पर कोई एडिशन नहीं था। क्यों, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर ऐड किया था सेम वाले केस में, ना मैंने डिलीट किया था, ना मैंने रिप्लेस किया था। पहली चॉइस तो है ऐड वाली। अब मान लेते हैं मैंने दूसरी चॉइस ली, यानी इस बार मैंने सोचा मैं डिलीट कर देती हूं। जैसे अगर ये मेरे पास प्रॉब्लम थी पहले कि मुझे इस n को इस m के अंदर कन्वर्ट करना है, ये जो लास्ट कैरेक्टर है ये डिफरेंट आ गया, और अब मैंने चॉइस ली है डिलीट की कि लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर दो। तो मान लेते हैं मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास क्या प्रॉब्लम रह गई, अब मेरे पास प्रॉब्लम रह गई कि n-1 हो गया स्ट्रिंग 1 का साइज और m रह गया स्ट्रिंग 2 का साइज। अब मेरे पास छोटी प्रॉब्लम हो गई ना, पहले तो बड़ी स्ट्रिंग को n को m में कन्वर्ट करना था, अब मुझे छोटी स्ट्रिंग यानी n-1 को m में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉब्लम छोटी हो गई। अब इसमें जो मुझे ऑपरेशंस लगेंगे उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 को, क्योंकि 1 इज माय डिलीट वाला ऑपरेशन। अब मेरी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितने ऑपरेशंस लगेंगे वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे कि स्ट्रिंग 1 जिसका साइज अब n-1 हो गया है एंड स्ट्रिंग 2 जिसका साइज अभी भी m है, इतने को आप सॉल्व कर लो, प्लस उसमें एक ऑपरेशन मैंने ऐड कर दिया किस चीज का, डिलीट का। अब मान लेते हैं मैंने थर्ड चॉइस ली होती, थर्ड चॉइस यानी मैंने रिप्लेस की चॉइस ली होती। अगर मैं कैरेक्टर को रिप्लेस कर दूं, यहां पर पहले f था जो कि डिफरेंट है,
यहाँ पर F था, यहाँ पर G है। अब मैंने F को हटाकर डिसीजन लिया कि F की जगह अब G आ जाएगा। F की जगह G को ही क्यों लाई, C को क्यों नहीं लाई? क्योंकि मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए ज्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर होने चाहिए। इसीलिए मैं कैरेक्टर्स स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स को सेम बनाने की कोशिश कर रही हूँ स्ट्रिंग 2 के बराबर। तो उसके लिए F को मुझे सबसे करीबन क्या है, G ही है। ये दोनों अगर डिफरेंट हो रहे हैं तो दोनों को सेम बना दो रिप्लेस करके। तो मैंने F को रिप्लेस करके यहाँ पर मैं G को ले आई। अब ये G और ये G सेम हो गए। अब छोटी प्रॉब्लम क्या रह गई? अब छोटी प्रॉब्लम ये रह गई कि इतनी स्ट्रिंग को अब मुझे कन्वर्ट करना है इतनी स्ट्रिंग के अंदर। इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? n-1, क्योंकि इसमें से F तो हट ही गया था और ये G आ गया था उसकी जगह। और इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है m-1। तो अब मेरा काम रह गया कि n-1 वाली स्ट्रिंग को m-1 वाली स्ट्रिंग में मुझे कन्वर्ट करना है। और उसके लिए मैंने कितने ऑपरेशन लगाए? यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया रिप्लेस वाला, और बाकी की प्रॉब्लम बच गई इतने के बराबर। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि अब मेरा काम बाकी का रह गया, स्ट्रिंग 1 जिसका साइज n-1 है और स्ट्रिंग 2 जिसका साइज m-1 है, इसको आप कन्वर्ट कर दो और उसमें 1 ऑपरेशन मैंने ऐड कर दिया अपने रिप्लेसमेंट के लिए। तो यहां से मैंने लॉजिक निकाला है प्रॉब्लम का कि जब भी मेरे पास कैरेक्टर सेम हो तब तो आपका बस स्ट्रिंग का साइज डिक्रीज हो जाएगा बाय 1, और जब भी आपकी अब ये छोटी प्रॉब्लम आ गई, अब आप इसका सॉल्यूशन निकालो, वही जो सॉल्यूशन इसका होगा वही सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। और जब कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं तब हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस है कि आप ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम बच जाएगी, इसका सॉल्यूशन निकाल दो और उसमें +1 ऐड कर दो अपने ऐड ऑपरेशन का। डिलीट कर दो, डिलीट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम बच जाएगी, इसका सॉल्यूशन निकाल लो और उसमें +1 ऐड कर दो अपने डिलीट ऑपरेशन का। तीसरी चॉइस है रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने के बाद ये प्रॉब्लम बच जाएगी, इसका सॉल्यूशन निकाल लो प्लस उसमें +1 ऐड कर दो अपने रिप्लेस का। पर मुझे ये तीनों नहीं करने एक साथ, आप ऐड डिलीट रिप्लेस तीनों तो नहीं करेंगे, हमें क्या निकालना है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालना है। तो मैं देख लूंगी कि इन तीनों में से मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कब हो रहे हैं, तो इन तीनों का तो मैं मिनिमम निकाल लूंगी। तो ये मेरे पास केस बन जाएगा। अब अगर मैं इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मेरी प्रॉब्लम क्या बच गई? मेरी प्रॉब्लम ये बच गई कि मैं कैरेक्टर ऑफ nth कैरेक्टर को कंपेयर कर लूं इसके mth कैरेक्टर के साथ। अगर सेम हो जाते हैं तो यहां पर साइज n-1 m-1 हो जाएगा। अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो मेरे पास दोबारा से 3 चॉइसेस हैं। 3 चॉइस में पहली चॉइस है ऐड वाली। ऐड वाली चॉइस के लिए क्या होगा? मेरे पास n और m-1 रह जाएंगे, इसमें आप कर दोगे +1। डिलीट वाली चॉइस में क्या होगा? यहाँ पर n-1 और m रह जाएंगे, इसमें आप कर दोगे +1। और रिप्लेस वाली चॉइस में क्या होगा? n-1 और m-1 हो जाएंगे, इसके लिए आप कर दोगे +1। और मुझे क्या निकालना है? इन तीनों का मुझे मिनिमम निकालना है। तो अगर सेम है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो तीनों को कैलकुलेट करो और तीनों का जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। अब बात करते हैं कि इसको हम टैब्यूलेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस पूरे के पूरे लॉजिक को। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सिमिलर है एलसीएस वाले सवाल से। कैसे सिमिलर है? एलसीएस वाले सवाल में मुझे 2 स्ट्रिंग्स दी होती थी और आउटपुट क्या करना होता था? मुझे एक इंटीजर को आउटपुट करना होता था। ये वाला जो मेरा एडिट डिस्टेंस वाला सवाल है इसमें भी मुझे क्या दिया है? 2 स्ट्रिंग्स दी हैं और आउटपुट क्या करना है? आउटपुट करना है एक इंटीजर को। पर इसमें डिफरेंस ये है, यहाँ जो इंटीजर आउटपुट करना था वो मेरे एलसीएस की लेंथ होती थी, यहाँ जो इंटीजर आउटपुट करना है वो मेरे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, जिससे मैं स्ट्रिंग 1 को कन्वर्ट कर पाऊं अपनी स्ट्रिंग 2 के अंदर। पर कोड बहुत ही सिमिलर सा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। अब यहाँ पर एडिट डिस्टेंस के अंदर मेरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बड़ी प्रॉब्लम है जब मेरी स्ट्रिंग 1 की लेंथ n है और मेरी स्ट्रिंग 2 की लेंथ m है। और मेरी छोटी प्रॉब्लम क्या है? छोटी प्रॉब्लम ये है जब स्ट्रिंग 1 की लेंथ n-1 n-2 इस तरीके से कम हो रही है और स्ट्रिंग 2 की लेंथ m-1 m-2 इस तरीके से कम हो रही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो मेरे सवाल में बड़ी प्रॉब्लम से मुझे छोटी प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा रहे हैं, विच इज n मेरे स्ट्रिंग 1 का साइज एंड m मेरी स्ट्रिंग 2 का साइज। ये स्ट्रिंग 1 का साइज या उसकी लेंथ है। वही सेम चीज हम एलसीएस में करते थे। एलसीएस में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी n और m और छोटी प्रॉब्लम होती थी n-1 n-2 इस तरीके से। तो इसीलिए यहां पर भी हम क्या स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं टैब्यूलेशन का? हम यहाँ पर टैब्यूलेशन के लिए यूज करने वाले हैं एक 2D एरे का। और कौन कौन से 2 वेरिएबल हैं? मेरे पास n और m वेरिएबल हैं। तो इस बार भी जो हम डीपी क्रिएट करेंगे वो n+1 एंड m+1 साइज की होगी। तो इस तरीके से मुझे अपने 2D एरे को क्रिएट करना है। अब सेकेंड काम कर लेते हैं उसको मीनिंग असाइन करने का। इसको मैं हटा देती हूँ। अब हम काम करेंगे उसे मीनिंग असाइन करने का। मान लेते हैं मेरे पास जो वर्ड 1 है वो हो जाता है ABC के इक्वल, और मेरे पास जो वर्ड 2 है वो हो जाता है SB एंड
डी के इक्वल। अब यहाँ पर n की वैल्यू है 3 के बराबर, यहाँ पर m की वैल्यू है 3 के बराबर। इनके हिसाब से मैं एक 2D एरे को ड्रॉ करने वाली हूँ। ये हो गया मेरा n+1 एंड ये हो गया मेरे पास m+1। तो ये हो गया 0 1 2 3 एंड दिस इज ऑल्सो 0 1 2 3। अब यहाँ पर 0 से लेकर n तक वैल्यूज हैं इसीलिए n+1 है, और 0 से लेकर m तक वैल्यूज हैं इसीलिए m+1 है। अब LCS वाले सवाल में क्या होता था? LCS वाले सवाल में i, j का मतलब होता था कि आपकी स्ट्रिंग 1 की लेंथ i है और स्ट्रिंग 2 की लेंथ j है। उस केस में आपके LCS की लेंथ क्या होने वाली है? यहां पर भी सिमिलर सा मीनिंग होगा। मीनिंग क्या होगा कि अगर i, j वाले सेल पर आप खड़े हैं तो वहां पर अगर आपकी स्ट्रिंग 1 की लेंथ i है एंड स्ट्रिंग 2 की लेंथ j है, तो उन दोनों में मिनिमम ऑपरेशंस कितने होंगे? उन दोनों के मिनिमम ऑपरेशंस कितने होंगे जिससे आप स्ट्रिंग 1 को कन्वर्ट कर पाए स्ट्रिंग 2 के अंदर? यही जो चीज मुझे निकालनी है, जो आंसर मुझे निकालना है, उसी को मैं एज माई मीनिंग ले लेती हूँ। LCS में मुझे LCS की लेंथ निकालनी थी तो हर एक सेल पर लेंथ स्टोर्ड थी। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? मिनिमम ऑपरेशंस निकालना है, तो हर एक सेल पर मिनिमम ऑपरेशन स्टोर्ड होंगे। इसका एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने इस वाले सेल का एग्जाम्पल लिया। इस वाले सेल में i की वैल्यू है 1 के इक्वल एंड j की वैल्यू है 2 के इक्वल। अब i एंड j के लिए अगर i की वैल्यू है 1 के इक्वल तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? इन दोनों वर्ड्स का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। स्ट्रिंग 1 हो जाएगी मेरी सिर्फ a और स्ट्रिंग b क्या हो जाएगी? 2 लेटर्स यानी s एंड b। अब a को s एंड b में कन्वर्ट करने में मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे? एक ऑपरेशन तो ये लगेगा कि आप a को हटाकर यहाँ पर s लिख दो। दूसरा ऑपरेशन ये लगेगा कि b को यहाँ पर इंसर्ट कर दो। तो कितने ऑपरेशंस? 2 ऑपरेशंस, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों के अंदर। तो यहाँ पर इस सेल पर मैं स्टोर करने वाली हूँ 2 को एज माई आंसर। तो ये 2 एज माई आंसर इस वाले सेल पर स्टोर्ड होगा, क्योंकि 1 लेंथ की स्ट्रिंग को a को कन्वर्ट करने में SB में मुझे मिनिमम 2 ऑपरेशंस लगेंगे, इसीलिए इस सेल पर मैं स्टोर करवाऊंगी 2 को। तो इस तरीके से मैं अपने सवाल को सॉल्व करने वाली हूँ। अब इनिशियलाइजेशन को देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन यानी मेरी सबसे छोटी प्रॉब्लम। सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे छोटी प्रॉब्लम ये होगी कि क्या पता अगर मेरी स्ट्रिंग 1 कंप्लीटली खाली हो जाए या मेरी स्ट्रिंग 2 कंप्लीटली खाली हो जाए। पहला केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं जिसमें स्ट्रिंग 1 तो कंप्लीटली खाली है। स्ट्रिंग 1 कंप्लीटली खाली है मतलब i की वैल्यू 0 है। i की वैल्यू 0 क्या होती है? यहां पर होती है। इस केस में i की वैल्यू कंप्लीटली 0 है पूरी की पूरी रो के अंदर, एंड j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं स्ट्रिंग 2 मेरा कुछ भी दिया हुआ है, जैसे SBD दिया हुआ है, SBD। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मेरी पहली वाली स्ट्रिंग पूरी की पूरी खाली है तो इसको दूसरी वाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में उतने ही ऑपरेशंस लगेंगे जितनी दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। अगर मेरी पहली स्ट्रिंग खाली है और इसको मुझे सिर्फ S में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशंस? एक ऑपरेशन। सिंपली यहाँ पर S को आप ऐड कर दो। अगर मेरी पहली स्ट्रिंग खाली है और इसको मुझे SB में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशंस? 2 ऑपरेशंस। सिंपली यहाँ पर S और B को ऐड कर दो। अगर मेरी पहली स्ट्रिंग कंप्लीटली खाली है और इसको मुझे SBD में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशंस? 3 ऑपरेशंस। सिंपली यहाँ पर SB ऐड कर दो, B भी ऐड कर दो, D भी ऐड कर दो। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरी स्ट्रिंग 1 खाली होती है तो उतने ही ऑपरेशंस लगते हैं जितनी मेरी दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? मैंने क्या मीनिंग असाइन किया? स्ट्रिंग की लेंथ j है, तो अगर j की वैल्यू 0 है तो ऑपरेशन 0 होंगे। अगर j की वैल्यू 1 है तो ऑपरेशंस 1 होंगे। अगर j की वैल्यू 2 है तो ऑपरेशंस भी मेरे 2 के बराबर होंगे। तो इनिशियलाइजेशन में अगर 0 है मेरे स्ट्रिंग 2 की लेंथ, ये j इज इक्वल टू 0 है, स्ट्रिंग 2 की लेंथ 0 है तो ऑपरेशन 0 होंगे। स्ट्रिंग 2 की लेंथ 1 है तो ऑपरेशंस 1 होंगे। स्ट्रिंग 2 की लेंथ 2 है तो ऑपरेशंस 2 होंगे। स्ट्रिंग 2 की लेंथ 3 है तो ऑपरेशंस मेरे 3 होंगे। ये बहुत ही यूनिक इनिशियलाइजेशन है जिसको हमने फर्स्ट टाइम किया है। यहाँ पर एडिट डिस्टेंस में काम क्या होता है? स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना। अगर स्ट्रिंग 1 खाली थी और स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है तो सिंपली ऐड कर दो। कितनी बार? जितने इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, जितनी इसकी लेंथ है। तो अगर इसकी लेंथ 2 है तो 2 कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, तो मुझे 2 ऑपरेशंस लगेंगे, तो यहाँ पर 2 स्टोर करवा दो। अगर इसकी लेंथ 3 है और मेरी स्ट्रिंग खाली है तो 3 कैरेक्टर्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा, 3 इसके ऑपरेशंस लगेंगे, 3 को मैं यहाँ पर स्टोर करवा दूंगी। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जब भी मुझे इनिशियलाइज करना है उस केस में, केस 1 में जहां मेरी स्ट्रिंग 1 की लेंथ खाली है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग 2 की। इसको मैं कह सकती हूँ अपना केस 2। केस 2 वो होगा जिसमें स्ट्रिंग 1 तो खाली नहीं है, स्ट्रिंग 2 के अंदर A, B, C, D इस तरीके से कुछ कैरेक्टर स्टोर्ड हैं, पर मेरी स्ट्रिंग 2 खाली है। ये है मेरा I, ये है मेरा J।
जे अगर हर केस में 0 हो रहा है, जे हर केस में 0 करने का मतलब है इस वाले कॉलम की हम बात कर रहे हैं। जिस स्ट्रिंग में मुझे कन्वर्ट करना है वो स्ट्रिंग ही पूरी खाली है। अगर मेरे पास सिर्फ ए है और इसको मुझे खाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कितने ऑपरेशंस? एक ऑपरेशन। क्या करो? ए को डिलीट कर दो। अगर मेरे पास ए बी है और इसको मुझे खाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कितने ऑपरेशन? 2 ऑपरेशन। आप ए और बी को डिलीट कर दो। अगर मेरे पास ए बी सी है और इसको मुझे खाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कितने ऑपरेशन? 3 ऑपरेशन। यहां से आप ए बी सी को डिलीट कर दो। तो जितनी भी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, अगर मुझे उसको खाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उतने ही ऑपरेशंस लगेंगे मुझे, क्योंकि मुझे सारे कैरेक्टर्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ के बराबर मुझे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास i इज इक्वल टू 1 है, मतलब लेंथ 1 के इक्वल है तो 1 ऑपरेशन। यहाँ मेरा i 2 के बराबर है, मतलब लेंथ 2 है तो 2 ऑपरेशन। यहाँ मेरा i 3 के बराबर है तो लेंथ 3 है तो मेरे पास 3 ऑपरेशंस। तो सिंपली यहाँ मुझे 1 ऑपरेशन लगेगा, यहाँ मुझे 2 ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ मुझे 3 ऑपरेशन लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है इस वाले केस के लिए। सेम इनिशियलाइजेशन का हम कोड लिख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इनिशियलाइजेशन का कोड, सूडो कोड लिखकर दिखाती हूँ। अगर हम एक लूप चलाएं फॉर इंट i इक्वल्स 1 या 0 टू n+1 एंड फॉर इंट j इक्वल्स 0 टू m+1, जहां पर भी मेरे i की वैल्यू 0 हो गई वहां पर क्या करो? dp ऑफ i कॉमा j को बना दो j के इक्वल। यानी अगर i 0 है, i कहां पर 0 है? इस रो के अंदर 0 है, तो j की जो भी वैल्यू है, यहां पर j की वैल्यू 1 है तो 1 बना दो, 2 है तो 2 बना दो, 3 है तो 3 बना दो। और दूसरा केस हो जाएगा अगर मेरे j की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में dp ऑफ i कॉमा j को बना दो i के इक्वल। j 0 कहां पर है? इस कॉलम के अंदर। तो यहां पर अगर j की वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू 1 है तो इसको 1 बना दो, i की वैल्यू 2 है तो इसको 2 बना दो, i की वैल्यू 3 है तो इसको 3 बना दो। तो इस तरीके से ये कोड है मेरा इनिशियलाइजेशन वाला कोड। ये सूडो कोड है, इसको हम डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर रहे होंगे जब हम कोड को लिखेंगे। इन केसेस को मैं हटा लेती हूँ। इनिशियलाइजेशन को हमने डिस्कस कर लिया। मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया? क्या मुझे टेबल बनानी है, फिर डिस्कस कर लिया मेरा मीनिंग क्या होने वाला है, प्लस मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगी। अब बात करते हैं कि हम इसको बॉटम अप मैनर में फिल कैसे करेंगे। बॉटम अप मैनर में फिल करने के लिए मुझे छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाना पड़ेगा। छोटी प्रॉब्लम क्या है? जहां पर लेंथ छोटी है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जहां पर लेंथ बड़ी है। तो मैं इस तरीके से एक लूप चलाऊंगी, नेस्टेड लूप, जो मेरी डीपी एरे को इस तरीके से ट्रवर्स करेगा। और फाइनल आंसर क्या स्टोर होगा? फाइनल आंसर क्या चाहिए मुझे? कि मुझे अपनी स्ट्रिंग 1 जिसका साइज n है उसको स्ट्रिंग 2 के अंदर कन्वर्ट करना है जिसका साइज m है। तो मेरा फाइनल आंसर इस सेल के अंदर स्टोर होगा जहां पर i की वैल्यू n के बराबर है और j की वैल्यू m के बराबर है। अब बात करते हैं हम इसको फिल कैसे करेंगे। फिल करने के लिए ये जो हमने लॉजिक लिखा था सेम और डिफरेंट का, हम इसी लॉजिक को यूज करने वाले हैं। अगर मैं किसी भी dp ऑफ i कॉमा j की बात कर रही हूं, मैंने एक नेस्टेड लूप लगाया। नेस्टेड लूप कैसा लगाऊंगी? वैसा ही लूप लगाऊंगी जैसे मैं एलसीएस के अंदर लगाती थी। यानी फॉर इंट i इक्वल्स 1 टू n+1, फॉर इंट j इक्वल्स 1 टू m+1, इस तरीके का लूप आएगा। और वहां पर अगर मैं i कॉमा j की बात कर रही हूं और केस 1 इसमें लेते हैं सेम वाला केस, यानी जिसमें मेरा स्ट्रिंग 1 का i-1 यहां पर हर जगह n की जगह i हो जाएगा, m की जगह j हो जाएगा, n की जगह i-1 हो जाएगा, m की जगह j-1 हो जाएगा। हर जगह यहां पर भी n है तो i आ जाएगा, m है तो j-1 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n और स्ट्रिंग 2 की लेंथ m होती थी। अब मेरी स्ट्रिंग 1 की लेंथ क्या है इस 2D एरे के अंदर? इसके अंदर i का मतलब है स्ट्रिंग 1 की लेंथ और j का मतलब है स्ट्रिंग 2 की लेंथ। इसी तरीके से मैंने अपना मीनिंग असाइन किया अपनी 2D एरे को। तो अगर स्ट्रिंग 1 का i-1th कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के j-1th कैरेक्टर के इक्वल हो जाता है, ये सेम वाली कंडीशन है। उस केस में क्या करो? उस केस में dp ऑफ i कॉमा j की वैल्यू dp ऑफ i-1 कॉमा j-1 के इक्वल हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे अब कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना। पहले जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसका अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 कैरेक्टर्स तो सेम हो ही गए, अब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आप एक कैरेक्टर कम कर दो। तो छोटी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा वही मेरी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया केस 1, वो केस जिसमें इनफैक्ट यहां पर मैं लिख सकती हूँ इफ ये हो जाता है तो फिर इसका आंसर ये है। और एल्स वाला केस क्या होगा? एल्स वाला केस यानी जिसमें डिफरेंट है। एल्स वाले केस में हम मिनिमम निकालेंगे। माई dp ऑफ i कॉमा j हो जाएगा मिनिमम ऑफ
3 केसेस लेंगे। ये मेरा केस 1 है ऐड वाला, केस 2 है डिलीट वाला, केस 3 है रिप्लेस वाला। ऐड वाले केस में मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n थी तो n ही रही, पर स्ट्रिंग 2 की लेंथ m-1 हो गई। तो क्या मैं कह सकती हूँ डीपी में आई की लेंथ तो आई ही रहेगी, पर सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी बाय 1, तो ये j-1 हो जाएगा। मैं बाद में ऐड कर दूंगी, इन तीनों को मैं कंपेयर कर लूंगी और इनके अंदर फिर मैं जो भी फाइनल मिनिमम निकल कर आएगा उसमें +1 ऐड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरा एल्स वाला केस है तो मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो कोई ना कोई ऑपरेशन तो हमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया ऐड वाला ऑपरेशन। इसको मैं कंपेयर कर लूंगी डिलीट के साथ। डिलीट में क्या हुआ, फर्स्ट स्ट्रिंग से आपने डिलीट किया तो फर्स्ट स्ट्रिंग कम हो गई एंड सेकेंड स्ट्रिंग उतनी की उतनी रही। तो डीपी ऑफ i-1 फर्स्ट स्ट्रिंग को कम कर दिया एंड जे उतना ही रहा। फिर थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस यानी रिप्लेस वाला केस, जो रिप्लेस कर दिया तो दोनों स्ट्रिंग कम हो गई बाय 1, तो ये हो जाएगा डीपी ऑफ i-1 एंड j-1। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। इन तीनों का मैं मिनिमम निकालूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी +1। +1 इसलिए ऐड किया क्योंकि कोई ना कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए +1 ऐड कर दो। ये है मेरे ऐड ऑपरेशन के बाद जितना भी मेरे पास काम बचेगा, ये है डिलीट ऑपरेशन के बाद जितना भी काम बचेगा, ये है रिप्लेस ऑपरेशन के बाद कितना भी काम बचेगा। इन तीनों में से जो मिनिमम काम बचेगा उसमें या मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे उसमें मैं ऐड कर दूंगी +1 और वो बन जाएगा मेरा टोटल वर्क टू कन्वर्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ i टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ j। तो एक बार क्या करने वाले हैं, इसका हम कोड लिखेंगे, उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे इन दोनों स्ट्रिंग्स के लिए। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर मेरे पास पहला वर्ड है मेरा इंटेंशन, दूसरा वर्ड है मेरा एग्जीक्यूशन। मैं एक फंक्शन लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक इंट, इसको नाम दूंगी एडिट डिस्टेंस। एडिट डिस्टेंस वाला सवाल है जिसके अंदर एक मेरे पास स्ट्रिंग 1 आएगी एंड एक मेरे पास स्ट्रिंग 2 आएगी। मुझे इस स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक डीपी एरे बनाएंगे। डीपी एरे के लिए पहली स्ट्रिंग का साइज ले लेते हैं स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ एंड दूसरी स्ट्रिंग का साइज ले लेते हैं स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ के इक्वल। अब मुझे एक डीपी एरे बनाना है। माई डीपी एरे इंट डीपी विल बी इक्वल टू न्यू इंट ऑफ i+1 एंड j+1। सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू n+1 एंड दिस विल बी इक्वल टू m+1। अब वही सेम चीज करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम इनिशियलाइज करने के लिए मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी सूडो कोड को। मुझे एक 2D लूप लगाना है, नेस्टेड लूप। इंट i = 0 से लेकर i <n +1 i++ एंड फॉर इंट j = 0 से लेकर j <n m+1 j++। हर बार मैं चेक कर लूंगी कि अगर किसी भी केस में मेरे i की वैल्यू 0 हो जाती है। i की वैल्यू 0 कहने का मतलब है मेरी 0th रो, यानी जिस स्ट्रिंग से मैंने शुरुआत करी वो पूरी स्ट्रिंग खाली है और बाद वाली स्ट्रिंग भरी हुई है। तो मुझे कितने ऑपरेशंस लगेंगे, dp ऑफ i j की वैल्यू हो जाएगी j के इक्वल, यानी सेकेंड स्ट्रिंग में जितने भी मेरे पास कैरेक्टर्स हैं उतने ही मुझे ऑपरेशंस लगेंगे। और दूसरा केस ये हो जाएगा कि अगर मेरे j की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में क्या करो, dp ऑफ i j को कर दो i के इक्वल। यानी अगर मेरा पूरा का पूरा कॉलम खाली है तो मतलब मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग में तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, मेरी सेकंड स्ट्रिंग पूरी खाली है, तो कितने एक ऑपरेशंस लगेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग में जितनी भी कैरेक्टर्स हैं उतने ऑपरेशन लगेंगे क्योंकि उन सबको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो dp ऑफ i, j हो जाएगा i के बराबर। ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब बॉटम अप वाला स्टेप करते हैं। बॉटम अप वाले स्टेप के लिए लूप लगाऊंगी फॉर इंट i = 1 i <n +1 i++, फॉर इंट j = 1 j <n m+1 j++। मुझे क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लो सेम है क्या। इफ माई स्ट्रिंग 1 डॉट कैरेक्टर एट i-1 इक्वल हो जाता है स्ट्रिंग 2 डॉट कैरेक्टर एट j-1। अगर i-1 वाला कैरेक्टर j-1 के इक्वल हो जाता है तो ये मेरा सेम वाला केस है। सेम वाले केस में dp ऑफ i, j की वैल्यू हो जाएगी dp ऑफ i-1, j-1 के इक्वल। तो जितना छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में ऑपरेशंस लगेंगे उतना ही इस बड़ी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व होने में ऑपरेशंस लगेंगे। और एल्स वाला केस हो जाएगा मेरा वो केस जिसमें मेरे कैरेक्टर्स डिफरेंट है। डिफरेंट वाले कैरेक्टर में एक तो एडिशन वाला केस निकाल लो, dp ऑफ i j-1 +1, ये ऐड करने में टोटल ऑपरेशंस लगेंगे। ये बाकी की प्रॉब्लम रह गई, उसमें आपने +1 कर दिया ऐड वाले ऑपरेशंस का। डिलीट करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, dp ऑफ i-1, j+1, मतलब +1 ऑपरेशन तो डिलीट वाला ऑपरेशन कर लिया और ये बाकी की स्ट्रिंग रह गई, बाकी की प्रॉब्लम। और रिप्लेस करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, dp ऑफ i-1,
कॉमा j -1, इसमें हम कर देंगे +1, तो i -1 एंड j -1 +1। अब इन तीनों का मिनिमम मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस बन जाएंगे, यानी मेरा dp ऑफ i, j हो जाएगा math डॉट मिनिमम ऑफ माई एड ऑपरेशंस, माई डिलीट ऑपरेशंस एंड माई रिप्लेस ऑपरेशन। यहां पर मैं एक बार और मैथ डॉट मिनिमम कर देती हूं, क्योंकि एक साथ 3 नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। और लास्ट में फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा dp ऑफ n, m के बराबर, जिसमें n साइज वाली स्ट्रिंग को मुझे m साइज वाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया है मेरा कोड कंप्लीट एडिट डिस्टेंस के लिए। इस कोड को एक बार समराइज कर लेते हैं। मैंने n और m निकाले जो मेरे स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के साइज थे। मैंने अपने dp एरे को क्रिएट किया, उस एरे को इनिशियलाइज किया, उसके बाद बॉटम अप मैनर में मैंने सॉल्व किया। अगर मेरा ith और jth कैरेक्टर सेम होता है तो उस केस में छोटी प्रॉब्लम का जितना ऑपरेशंस होंगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम के होंगे, और अगर डिफरेंट होते हैं तो उस केस में ऐड के ऑपरेशंस इतने हो जाएंगे, डिलीट के ऑपरेशंस इतने हो जाएंगे और रिप्लेस के ऑपरेशंस इतने होंगे। मिनिमम ऑपरेशंस जो भी होगा वो होंगे मेरे फाइनल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। एंड लास्ट में मैं आंसर कर दूंगी अपना फाइनल रिजल्ट, विच इज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इनटू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m। अब मेन फंक्शन से मैं कॉल लगाने वाली हूं अपने एडिट डिस्टेंस वाले सवाल को, जिसके अंदर पास करूंगी अपना वर्ड 1 एंड वर्ड 2। इसको करते हैं सेव एंड रन। आंसर आया मेरे पास 5 के बराबर, जो बिल्कुल सही है कि इंटेंशन को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने में मुझे 5 ऑपरेशंस लगते हैं। और इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n इंटू m के इक्वल, क्योंकि यही मैंने किया है, 2 बार नेस्टेड लूप लगाया है, तो दोनों नेस्टेड लूप में सेम टाइम लगेगा, विच इज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक बार इस कोड को हम ड्राई रन भी करने वाले हैं। मेरी स्ट्रिंग 1 जो है वो हो गई है a b c के इक्वल, एंड मेरी जो स्ट्रिंग 2 है वो हो गई है s b d के इक्वल। तो अब मैं ड्राई रन करने वाली हूं इन दोनों स्ट्रिंग्स के लिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इनिशियलाइजेशन कर लिया था। शुरुआत करते हैं इस मैनर में, हम अपना लूप चला रहे होंगे, तो शुरुआत करते हैं इस सेल के साथ। इस सेल पर आते ही जो मेरे i की वैल्यू होगी, यहाँ पर i हो जाएगा, यहाँ पर कुछ चीजों को मैं डिलीट करने वाली हूँ। ये मेरा i हो जाएगा 1 के इक्वल, j हो जाएगा 1 के इक्वल। i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, तो जीरोथ कैरेक्टर कौन सा है? यहाँ पर मैं a की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं s की बात कर रही हूँ। दोनों डिफरेंट है अगर, तो एक तो है कि आप ऐड कर लो, एक है कि आप डिलीट कर लो, एक है कि आप रिप्लेस कर लो। ऐड अगर करेंगे तो ये वाला इंडेक्स कौन सा इंडेक्स होता है? अगर मैं i, j पर खड़ी हूं तो j -1 कहने का मतलब है कि हम इस वाले लेफ्ट वाले सेल की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां खड़ी हूं तो मतलब मैं इस सेल की वैल्यू की बात कर रही हूं यहां पर। अगर मुझे डिलीट करना है, डिलीट करने में अगर मैं i, j पर खड़ी हूं तो i -1 हो जाएगा ऊपर वाला सेल, यानी अगर मैं यहां पर खड़ी हूं तो मुझे इससे कंपेयर करना है, इस सेल से। और रिप्लेस कहने का मतलब है कि अगर मैं i, j पर खड़ी हूं तो रिप्लेस करने का मतलब है कि डायगनली i -1 j -1 डायगनली ऊपर वाला सेल है, मतलब यहां पर अगर मैं हूं तो इस वाले सेल से मुझे वैल्यू को कंपेयर करना है। तो जब भी मेरे पास डिफरेंट आएगा तो इस सेल की वैल्यू में इसका मिनिमम हम चूज करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 को। तो यहां पर मेरा मिनिमम कौन सा है? 0, 1 एंड 1 में से मिनिमम कौन सा है? 0 मिनिमम है, और 0 + 1 हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यहां मैं ऐड कर दूंगी 1 को। उसी सेम तरीके से मैंने इसको ऑलरेडी फिल कर रखा है, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। पहले मैंने इसको लॉजिकली फिल किया था आपको स्ट्रिंग दिखाकर, अब मैं इसको ड्राई रन करके फिल करूंगी। ये वाली अगर वैल्यू है तो इसमें i हो जाएगा 1 के इक्वल, j हो जाएगा 2 के इक्वल। i = 1 मतलब जीरोथ कैरेक्टर a वाला, j = 2 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर b वाला। क्या a और b सेम है? a और b सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हम इस सेल को कंपेयर कर लेंगे इस वैल्यू एंड इस वैल्यू के साथ। मिनिमम कौन सा? ये दोनों मिनिमम है। दोनों अगर मिनिमम है तो इनमें से 1 निकाल लो, 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2, तो यहां पर मुझे ऐड करना है 2 को। तो इसको मैंने समझ लिया ड्राई रन करके। अब इस वैल्यू को ड्राई रन करेंगे, इस सेल को। यहाँ पर i की वैल्यू है 1 के इक्वल, j की वैल्यू है 3 के इक्वल। j की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर मैं सेकंड कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, यहाँ जीरोथ कैरेक्टर की। जीरोथ कैरेक्टर है a, सेकंड कैरेक्टर है यहाँ पर d के इक्वल। क्या a और d सेम है? नहीं, डिफरेंट है। तो इस सेल की वैल्यू को कंपेयर कर लो इससे एंड इससे। तीनों का मिनिमम कौन सा? 2 मिनिमम है, तो 2 + 1 = 3। तो यहां मैं लिख दूंगी 3 को एज माई आंसर। अब बढ़ जाएंगे नेक्स्ट सेल की तरफ। यहां पर नेक्स्ट सेल हो जाएगा ये वाली वैल्यू। यहां पर i की वैल्यू है 2 के बराबर, j की वैल्यू है 1 के बराबर। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? 2 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर विच इज b, एंड यहाँ पर j = 1 मतलब जीरोथ कैरेक्टर s। क्या b और s सेम है? b और s सेम नहीं है, तो उस केस में डिफरेंट है, तो इन तीनों का मिनिमम निकाल लो। इन तीनों का मिनिमम 1 एंड 1 होंगे, तो 1 में ऐड कर दो 1 को, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगी 2 को। अब इस सेल की बात करते हैं।
इस सेल के ऊपर आकर i की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, j की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। i की वैल्यू अगर 2 है, j की वैल्यू अगर 2 है, तो हम दोनों की फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, b एंड b की। b एंड b सेम हो गए, जिस केस में सेम होता है उस केस में क्या करते हैं, i-1 j-1 कर लो। इस सेल के लिए i-1 j-1 होगा ये वाला सेल। इस सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है वही इसका भी आंसर होगा। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसका आंसर भी 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 1 को, इसको हटा लेते हैं। अब मैं आ जाऊंगी अपने नेक्स्ट सेल की तरफ। नेक्स्ट सेल में मैं यहाँ पर आ गई, इसकी वैल्यू हो गई i = 2, j = 3। यहाँ पर i = 2 है मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, j = 3 है मतलब सेकंड कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर है ये वाला, थर्ड कैरेक्टर है d वाला। क्या b और d सेम है? नहीं है, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है तो इस वाले सेल के लिए मुझे इस और इसका मिनिमम निकालना है। इनका मिनिमम है 1 के इक्वल, उसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगी सिंपली 2 को एज माई आंसर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेल की। नेक्स्ट सेल है तो मैं यहाँ आ गई, यहाँ पर i की वैल्यू है 3 के बराबर, j की वैल्यू है 2 के बराबर। i = 3, j = 2, मतलब यहाँ पर मैं इस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। क्या c और b सेम है? दोनों नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इस सेल के लिए इन तीनों का मिनिमम निकाल लो, विच इज 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ 3 को। अब इस सेल की बात कर लेंगे। यहाँ पर i की वैल्यू है 3 के बराबर, j की वैल्यू है 2 के बराबर। i की वैल्यू 3 मतलब ये वाला कैरेक्टर, j की वैल्यू 2 मतलब ये वाला कैरेक्टर। क्या b और c सेम है? दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इसकी और इसका मिनिमम निकाल लो, विच इज इक्वल टू 1। 1 में मैं ऐड कर दूंगी 1 को, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2। तो यहाँ पर मैंने 2 को लिख दिया। अब इस सेल के लिए सॉल्यूशन निकालना है। इस सेल के लिए i की वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल एंड j की भी वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल। मतलब मैं लास्ट कैरेक्टर को कंपेयर कर रही हूँ। क्या c d के इक्वल होता है? नहीं होता, तो डिफरेंट वाला केस है। तो इसका और इसका मुझे मिनिमम निकालना है, विच इज इक्वल टू 1, और इस मिनिमम में मैं ऐड कर दूंगी 1 को। तो यहाँ पर फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 2 के बराबर। तो मेरे जो मिनिमम ऑपरेशंस होंगे दैट विल बी इक्वल टू 2। अब इसको मैं लॉजिकली भी समझ सकती हूँ। कैसे? लॉजिकली अगर मुझे ABC को SBD में कन्वर्ट करना हुआ, ABC को SBD में कन्वर्ट करना हुआ, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर a को हटाकर s लिख दूं, यहाँ पर c को हटाकर d लिख दूं। तो कितने ऑपरेशंस किए मैंने SBD बनाने के लिए? एक डिलीट ऑपरेशन, दूसरा डिलीट ऑपरेशन। तो 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म करके मैंने अपने पूरे स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से काम करता है मेरा एडिट डिस्टेंस वाला सवाल। अब जैसे मेरा एडिट डिस्टेंस वाला सवाल होता है, वैसे ही मेरे पास एक और सवाल होता है जिसका नाम है स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये बिल्कुल एडिट डिस्टेंस का एक वेरिएशन है। यानी यहाँ पर मुझे अपनी एक स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना होता है, पर इस बार 2 ही ऑपरेशंस अलाउड हैं। पहले मेरे पास इंसर्ट कर सकती थी मैं, डिलीट कर सकती थी एंड रिप्लेस कर सकती थी। इस बार ये रिप्लेस वाला ऑपरेशन अलाउड नहीं है, आप सिर्फ इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। तो इस केस में मुझे अपने स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करने में कितने डिलीट ऑपरेशंस लगेंगे और कितने इंसर्ट ऑपरेशंस लगेंगे, दोनों ऑपरेशंस को मुझे अगर अलग अलग बताना है। तो ये सवाल एज अ होमवर्क प्रॉब्लम मैं आपको दूंगी और इसका मैं आपको क्या बता रही हूँ, लॉजिक समझा रही हूँ। अगर मुझे एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं मुझे पेयर को C में कन्वर्ट करना है, तो एक है मेरे पास PEAR, एक है मेरे पास C। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं एक तो यहाँ पर P को हटाकर S लिख सकती हूँ और एक यहाँ पर R को मैं कंप्लीटली डिलीट कर सकती हूँ। तो क्या होगा, ये वाली स्ट्रिंग C में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज आप नोटिस करेंगे कि EA की जगह ही रहा, मतलब ये जो EA 2 कैरेक्टर्स हैं ये वैसे के वैसे रहे और ये दोनों के अंदर सेम है। वैसे ही अगर मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूँ ABCDE और मुझे इसको कन्वर्ट करना है ABCF के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिंपली मैं D को हटाकर यहाँ पर F कर दूंगी और E को तो कंप्लीटली हटा दूंगी और उस केस में भी ABC की जगह ABC ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में ABCDEF मैंने लिया और मुझे इसको कन्वर्ट करना है ACEG के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं B को हटा दूंगी, मैं यहाँ से D को हटा दूंगी, मैं F को हटाकर इसकी जगह यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी G को। तो इस केस में मुझे 3 डिलीट ऑपरेशंस लगे एंड 1 इंसर्ट ऑपरेशन लगा। मैंने डिलीट किस किस को किया, मैंने B को डिलीट किया, D को डिलीट किया, F को डिलीट किया। कितनों को इंसर्ट किया, G को इंसर्ट किया। और क्या क्या वापस रह गया, ACE मेरे पास वैसे का वैसा है जो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता था। तो ऐसी क्या स्पेशल चीज है इस एग्जाम्पल में कि मेरे पास ACE वैसे का वैसा है। ये स्पेशल चीज है कि ACE दोनों स्ट्रिंग्स का LCS है। तो
तो ये वाला जो सवाल है, इस सवाल को यूज करने के लिए हम और शॉर्टकट वाला तरीका यूज करेंगे, जो है मेरा LCS वाला तरीका। मुझे क्या करना होता है, मुझे अगर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है जिसमें सिर्फ डिलीट और इंसर्शन अलाउड है, तो उस केस में मेरे पास ये चीज निकल कर आती है कि आप चाहे डिलीट कर दो, आप चाहे इंसर्ट कर दो, पर जो चीज वैसी की वैसी बच जाएगी, मतलब जिसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, ए को भी नहीं छेड़ा, यहाँ पर सी को भी नहीं छेड़ा, ई को भी नहीं छेड़ा, वो वाले कैरेक्टर्स होंगे जो दोनों स्ट्रिंग्स के LCS में आते होंगे। अगर मैं ABCDEF लूं, यानी ये ओरिजिनल स्ट्रिंग, और मैं ACEG लूं, ये सेकेंड स्ट्रिंग 2, इन दोनों का LCS क्या निकल कर आएगा? इन दोनों का LCS आएगा ACE और यही तीनों कैरेक्टर्स यहां पर इंटैक्ट रह जाते हैं। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूं कि अगर मुझे स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने का डायरेक्ट नहीं, मैं इनडायरेक्ट तरीका देखती हूं कि पहले तो मैं इसको LCS में कन्वर्ट कर दूं। LCS में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं, मतलब पहले इनका LCS निकाल लो दोनों स्ट्रिंग्स का, और स्ट्रिंग 1 में जितने भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट कर दो। यहां से मैंने डिलीट कर दिए, मान लेते हैं X कैरेक्टर्स मैंने डिलीट कर दिए। जैसे इसको शुरुआत से अगर मैं लूं, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई ABCDEF, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई ACEG। इनका LCS क्या आ गया? LCS आ गया दोनों के लिए ACE। तो यहां से क्या करूं मैं, ACE को तो रख लूं और बाकी के कैरेक्टर्स को डिलीट कर दूं। तो मैंने B को डिलीट कर दिया, D को डिलीट कर दिया, F को डिलीट कर दिया। तो यहां से डिलीट करके मुझे क्या मिला, इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ A रह जाएगा, C रह जाएगा, E रह जाएगा। तो ये स्ट्रिंग मेरी LCS वाली स्ट्रिंग बन जाएगी। तो X कैरेक्टर्स को मुझे डिलीट करना है जो मेरे LCS के अंदर नहीं आते, तो ये मुझे डिलीट वाले कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। और अब मैं इंसर्ट वाले कैरेक्टर्स देखूं, अब ACE रह गया, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए वो कैरेक्टर्स ऐड कर दो जो इस स्ट्रिंग के अंदर है पर इसमें नहीं है, यानी G को ऐड कर दो। तो मैंने यहां क्या किया, G को ऐड कर दिया। तो यहां से यहां तक जाने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मुझे Y ऑपरेशंस लगेंगे ऐड वाले। तो मैंने एक शॉर्टकट निकाल लिया कि इस सवाल को सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है जिसमें सिर्फ डिलीट और इंसर्ट ऑपरेशन अलाउड है, तो कितने डिलीट और कितने इंसर्ट ऑपरेशन आपको लगेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स का LCS निकाल लो, दोनों स्ट्रिंग्स का LCS निकाल लो, और फिर ये देख लो स्ट्रिंग 1 को LCS में कन्वर्ट करने के लिए कितना डिफरेंस है, स्ट्रिंग 1 और LCS की लेंथ में कितना डिफरेंस है, वही हम सीधा देख सकते हैं। स्ट्रिंग 1 की लेंथ थी पहले 6 के बराबर और LCS की लेंथ थी 3 के बराबर, तो कितने डिलीट ऑपरेशंस लगे मुझे 3 डिलीट ऑपरेशंस लगे। कौन से 3 डिलीट? B को डिलीट किया, D को डिलीट किया, F को डिलीट किया। अब ये देख लो कि LCS और स्ट्रिंग 2 में कितना डिफरेंस है। LCS की लेंथ है 3 के बराबर, स्ट्रिंग 2 की लेंथ है 4 के बराबर, दोनों में कितना डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तो मुझे कितनों को ऐड करना है, मुझे Y को ऐड करना है, Y इज इक्वल टू 1। मुझे 1 कैरेक्टर को ऐड करना है, कौन सा 1 कैरेक्टर? G वाला कैरेक्टर। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने दिखा दिया। अगर ये सवाल स्ट्रिंग कन्वर्जन वाला आपके पास कभी आता है तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ निकाल लो, स्ट्रिंग 2 की लेंथ निकाल लो, दोनों का LCS की भी लेंथ निकाल लो। अब स्ट्रिंग 1 और LCS में जितना डिफरेंस होगा उतने डिलीट ऑपरेशंस, और स्ट्रिंग 2 और LCS में जितना डिफरेंस होगा उतने ऐड ऑपरेशंस, और इन डिलीट ऑपरेशन प्लस ऐड ऑपरेशंस को आप ऐड भी कर देंगे तो ये मेरे टोटल ऑपरेशंस भी आपके पास आ जाएंगे। तो इस सवाल के लिए आपको खुद से कोड लिखने को मैं बोल रही हूँ। ये कोड बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही ईजी होने वाला है, और इसका बिल्कुल जो डायरेक्ट तरीका होता है ना सॉल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया है और लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया है। अब बस इस लॉजिक को आपको कोड में कन्वर्ट करना है।